स्वागत है एग्जाम कोचिंग सेंटर में। हम लोग बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन देख रहे हैं, जिसमें आपका एडिटोरिया वॉल्यूम 3 का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आज कितना होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, 4 है। चलेंगे देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। कह रहा है पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है, तो कहाँ पे हो जाएगा, यह आंध्र प्रदेश राज्य में। कौन सी राज्य में है, आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। इसके अलावा देखिए ऑप्शन में आपको कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल दिया है। तो सबसे पहले अगर तमिलनाडु की बात करें हम लोग, तमिलनाडु में कौन कौन पाया जाता है। एक हो जाता है मुद्दुमलाई, मुद्दुमलाई। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क की बात करें तो पापीकोंडा कहाँ पे रहा, आंध्र प्रदेश में रहा। तमिलनाडु में कौन हो गया, मुद्दुमलाई। सत्यमंगलम, सत्यमंगलम कौन था, सत्यमंगलम। इसके अलावा मधुमलाई सतमंगलम कहाँ पे रहा आपका, तमिलनाडु में रहा। इसके अलावा कर्नाटक राज्य की अगर बात करें तो कर्नाटक में कौन हो जाएगा, बांदी, बांदीपुर, बांदीपुर हो जाएगा, बांदीपुर। अंसी, बांदीपुर अंसी। नागरहोल, नागरहोल एवं कुद्रेमुख कौन हो जाएगा, कुद्रेमुख। यह कहाँ पे पड़ता है आपका, कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे पड़ती है, कर्नाटक राज्य में। इसके अलावा केरल की अगर जाने तो केरल में कौन कौन पाया जाता है, एराविकुलम, एराविकुलम कौन आता है, एराविकुलम कौन हो जाएगा। उसके अलावा साइलेंट वैली कौन आ जाएगा, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली कौन हो जाएगा, साइलेंट वैली पाया जाता है। इसके अलावा अनायमुडी कौन हो जाएगा, अनायमुडी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, अनायमुडी। तो क्या जाने यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश में कौन सा था, पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे था, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा हम लोग कर्नाटक राज्य के बारे में जाने तो कर्नाटक में कौन था, बांदीपुर, बांदीपुर, आंसी, नागरहोल और कुद्रेमुख कहाँ का था आपका, कर्नाटक राज्य में। तमिलनाडु राज्य की बात करें तो तमिलनाडु राज्य में कौन कौन पाया जाता, मधुमलाई और सतमंगलम। तमिलनाडु में कौन कौन पाया जाता, मधुमलाई और कौन आता है, सतमंगलम। तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है मधुमलाई और सतमंगलम। वहीं केरल राज्य की बात की, केरल राज्य में आपका कौन सा नेशनल पार्क आता है, एराविकुलम, एराविकुलम, साइलेंट वैली और कौन आता, अनायमुदी। एराविकुलम, साइलेंट वैली और कौन आता, अनायमुदी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर, सही है। उसके बाद पोलमरम परियोजना की अगर बात करें तो कौन सी नदी पर है, गोदावरी नदी। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी। दुलहस्ती परियोजना आपको चेनाब नदी पर है, किसमें है, चेनाब नदी पर। अगर इसकी बात करें तो यह चेनाब नदी पर है। अगर आपको पूछा जाए कि दुलहस्ती परियोजना कौन सी नदी पर है तो यह चेनाब नदी पर, तो इसमें आंसर कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे है, कृष्णा नदी पर। पोलावरम परियोजना की बात करें तो कौन है, गोदावरी नदी पर है। इडुक्की परियोजना की बात करें जो केरल के कौन सी नदी पर है, पेरियार नदी पर है। वहीं दुलहस्ती परियोजना कौन सी नदी पर है, चेनाब नदी पर। कौन सी नदी पर है, चेनाब नदी पर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कर रहा है, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है। जे तो कहाँ पे स्थित है आपका, पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में अवस्थित है आपका, तो पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, चंद्रग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है। यह तो आपको सही नहीं है जी, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण नहीं होता है। चंद्रग्रहण होता है पूर्णिमा के ही दिन होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण नहीं होती है। चंद्रग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। चंद्रग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है जी। यह भी तो आपको गलत है, चंद्रमा नहीं आएगा, इसके बीच में कौन आता है, पृथ्वी आता है जी। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, यह क्या आपका सही है। सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण क्या होता है, आपका अमावस्या के दिन होता है। यहीं पर अगर लिखा रहता है कि क्या प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, तो नहीं, प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। तो चंद्रग्रहण की घटना का कारण क्या है, तो पृथ्वी, पृथ्वी किसके बीच में आ जाता है, चंद्रमा, चंद्रमा एवं सूर्य के बीच में। चंद्रमा एवं सूर्य के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तो क्या होगा आपका, चंद्रग्रहण लगेगा। क्या लगेगा, चंद्रग्रहण। और चंद्रग्रहण हमेशा कब लगता है, पूर्णिमा के दिन। कब लगता है, पूर्णिमा के दिन। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर पूर्णिमा को आपको चंद्रग्रहण होगा ही। उसी तरह सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। तो इसका आंसर कौन बना, ऑप्शन नंबर सी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखेंगे। 5 क्या कर रहा है, मिलान करने के लिए दिया है, जलवायु है और देश संबंधित है, ज्वालामुखी, सॉरी ज्वालामुखी और क्या है आपका, देश है। तो मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पे पाई जाती है,
तो मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में पाई जाती है। माउंट एटना की बात करें तो इटली में, माउंट एटना कहाँ पे, इटली में। कोलिमा ज्वालामुखी की बात, तो कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पे, मैक्सिको में। और सब शवनकाया, शवनकाया कहाँ पे है, पेरू का। कहाँ का है, पेरू का। क्या देखे, मेरापी ज्वालामुखी। आपसे मिलान करने को दिया था कि मेरापी ज्वालामुखी, मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पे पाई जाती है, तो इंडोनेशिया देश में पाई जाती है। माउंट एटना कहाँ पे है, इटली में है। कोलिमा, कोलिमा कहाँ पे है, मैक्सिको में है। और सबनकाया कहाँ पे है, पेरू में। कहाँ पे पड़ता है, पेरू में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पनामा नहर किनके बीच है, तो कैरेबियन सागर एवं प्रशांत महासागर के बीच है। तो यह ऑप्शन सही दिया है कि पनामा नहर कैरेबियन सागर और किनके बीच है, प्रशांत महासागर। सुएज नहर की बात करें तो लाल सागर एवं अरब सागर, नहीं जी, यह लाल सागर प्लस भूमध्य सागर के बीच है। किनके बीच है, भूमध्य सागर, यह भूमध्य सागर के बीच पाया जाती है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में क्या पाया जाती है, आपका सुएज नहर। तो इसमें आंसर कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बाकी अगर बात करें तीसरा ऑप्शन, कील नहर किसको जोड़ती है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से। वहीं ईरी नहर की बात करें तो ईरी झील को मिशिगन झील से, ईरी झील को किससे, मिशिगन झील से। तो क्या देखिए, पनामा नहर कैरेबियन सागर एवं कैरेबियन सागर और किनके बीच है, प्रशांत महासागर के बीच है। सुएज नहर की बात करें तो लाल सागर और किनके बीच होगा, भूमध्य सागर के बीच होगा। वहीं कील नहर किनके बीच है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के बीच में है। ईरी नहर किनके बीच है, ईरी झील और किनके बीच है, मिशिगन झील। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जायरे नदी जी, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह तो बिल्कुल ही सही है। जायरे नदी किसको काटता है, तो यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जैसे कि अगर बात करेंगे माही नदी, अपने भारत में पाए जाने वाली कौन सी नदी, माही नदी। अगर माही नदी की बात करेंगे तो माही नदी किस रेखा को काटती है 2 बार, कर्क रेखा को। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसी तरह जायरे नदी या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो यह ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद लिम्पोपो नदी या मकर रेखा को 2 बार काटती है। यह भी आपका क्या है, सही है। अमूर नदी यह चीन और मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है जी, यह आपको गलत है। अमूर नदी की बात करें तो यह सीमा किनके बीच, यह रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है। किनके बीच सीमा बनाती है, रूस प्लस चीन की स्थित। यह पूर्वी रूस एवं पूर्वी चीन के साथ सीमा बनाने वाला कौन है, आपका अमूर नदी। कौन सी है, अमूर नदी। तो अमूर नदी किनके बीच सीमा बनाती है, रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है। तो इसमें ऑप्शन गलत कौन हो गया, ऑप्शन सी। बाकी अगर देखेंगे मेकोंग नदी, तो यह दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। मेकोंग नदी यह दक्षिण पूर्वी एशिया देश की सबसे लंबी नदी। तो ऑप्शन ए में दिया था जायरे नदी या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अमूर नदी किनके बीच सीमा बनाती है, रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है। मेकोंग नदी यह दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगर यहां पर बात करें, यह वेल्ड है जी, यह वेल्ड होगा। वेल्ड की अगर बात करेंगे तो वेल्ड कहाँ पे पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो वेल्ड तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, यह सही है। कैंटरबरी की बात करें तो यह कहाँ पे आता है, या अगर कैंटरबरी की बात करें तो यह फिनलैंड में नहीं होकर यहाँ पर क्या होगा, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, न्यूजीलैंड में। तो कैंटरबरी आपका कहाँ पे पाया जाता है, न्यूजीलैंड में। बाकी आपका ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन बी हो गया। इसके अलावा डाउन्स की बात करें तो डाउन्स कहाँ पे पाया जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। पुछताछ कहाँ पे पाया जाती है, हंगरी में। पुछताछ घास की मैदान कहाँ पे है, हंगरी में। तो बेल्ट आपके दक्षिण अफ्रीका में, कैंटरबरी फिनलैंड में ना होकर कहां पे होगा, न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी कहां पे, न्यूजीलैंड में। डाउन्स कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में। पुछताछ कहां पे होगा, हंगरी में। इसके अलावा अगर आप देखें हम लोग, अगर सावाना की बात करें, शाबाना, शाबाना कहां पे पाई जाती है, या पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। शाबाना की अगर बात करें, शाबाना कहां पे पाई जाती है, पूर्वी अफ्रीका में। शाबाना कहां पे पाई जाती है, पूर्वी अफ्रीका में। इसके अलावा पंपास, पंपास की बात करें तो कहां पे पाई जाती है, अर्जेंटीना में। कहां पे पाई जाती है, अर्जेंटीना में। पंपास कहां पे पाई जाती है, अर्जेंटीना। इसके अलावा स्टेपीज कौन हो जाएगा, स्टेपीज। स्टेपीज किस में पाया जाता है, यह आपको मध्य एशिया में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है, मध्य एशिया। स्टेपीज आपकी मध्य एशिया में देखने को मिलता है। लानोज, लानोज की अगर बात करें, लानोज कहां पे पाया जाता है, बेनेजुएला, बेनेजुएला में पाया जाती है। कहां पे होती है, बेनेजुएला में। इसके अलावा शेलवास, शेलवास की बात करें तो समय शेलवास
अमेजन, अमेजन बेसिन में कहाँ पे होती है? अमेजन बेसिन में कहाँ पे पाए जाते हैं? अमेजन बेसिन में। और डाउन्स की बात करें, डाउन्स तो अभी देखे ही थे, कहाँ थे आपका? ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स कहाँ पे था? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पटाना, पटाना, पटाना की बात करें, पटाना घास का मैदान कहाँ पे होता है? श्रीलंका। कहाँ पे पाई जाती है? श्रीलंका में। तो एक बार देखेंगे क्या क्या जाने। शबाना, शबाना घास की मैदान कहाँ पे है आपका? पूर्वी अफ्रीका में। शबाना घास का मैदान कहाँ पे है? पूर्वी अफ्रीका में। पंपास कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। पंपास कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। एस्टेपिच कहाँ पे है? मलेशिया में। एस्टेपिच कहाँ पे है? मलेशिया में। लानोज कहाँ पे है? वेनेजुएला। लानोज कहाँ पे है? वेनेजुएला। सेल्वास कहाँ पे है? अमेजन बेसिन। सेल्वास कहाँ पे है? अमेजन बेसिन। आपका डाउन्स कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। साउंड सही है ना? बेसिन में। सेल्वास कहाँ हो गया? अमेजन बेसिन में। डाउन्स कहाँ पे हो गया? ऑस्ट्रेलिया में। और पटाना कहाँ पे हो गया? श्रीलंका। पटाना कहाँ पे है? श्रीलंका। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्या करा है? संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 25 जून को। संविधान हत्या दिवस की बात करें, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जून को मनाया जाता। वहीं अगर बात करें कि 26 नवंबर ऑप्शन में दिया है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जून की बात करें तो क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय नासा निरोधक, नासा निरोधक दिवस। यह कब मनाया जाता है आपका? 26 जून को। वहीं 15 जून की अगर बात करें, विश्व पवन दिवस, वैश्विक पवन दिवस की बात कर सकते हैं। वैश्विक, वैश्विक पवन दिवस की लिख देंगे हम लोग। वैश्विक, वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है आपका? 15 जून को। कब मनाया जाता? 15 जून को। तो क्या देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा था कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता? 25 जून को। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता? संविधान दिवस। और 26 जून को क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय नासा निरोधक दिवस। क्या मनाया जाता? अंतर्राष्ट्रीय नासा निरोधक दिवस। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा? खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो किनको बनाया गया? सलमान खान को। खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया? सलमान खान को बनाया गया। इसके अलावा हम लोग देख लेंगे, ऑप्शन ए में दिया है आपका आयुष्मान खुराना। इसको बनाया गया फिट इंडिया, फिट इंडिया आइकन, फिट इंडिया आइकन। फिट इंडिया आइकन का आपका ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया? आयुष्मान खुराना। फिट इंडिया आइकन का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। इसके अलावा और जाने सोनू सूद। सोनू सूद की बात करेंगे। सोनू सूद को क्या चीज का बनाया गया? थाईलैंड, थाईलैंड पर्यटन का। थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपका? सोनू सूद है। इसके बाद सारा तेंदुलकर, सारा तेंदुलकर, सारा तेंदुलकर की अगर बात करें तो इसको, यह ऑस्ट्रेलियाई, ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन के लिए, ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन के लिए किसको बनाया गया आपको? यह बनाया गया सारा तेंदुलकर को बनाया गया। उसके अलावा एम एस धोनी की बात करें, एम एस धोनी को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? इसको झारखंड राज्य का, इनको झारखंड राज्य का पर्यटन, झारखंड राज्य के पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर, झारखंड राज्य के पर्यटन, आपका पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एम एस धोनी है। इसके अलावा अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, अगर अभिनव बिंद्रा की बात करेंगे तो इनको कहाँ का? मानसिक, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य राजदूत का ब्रांड एम्बेसडर, राजदूत का ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया? अभिनव बिंद्रा को। उसके अलावा माधुरी, माधुरी दीक्षित की बात करें, माधुरी दीक्षित को हथकरघा, 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 हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर, हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाएगा? माधुरी दीक्षित को बनाएंगे। इसके अलावा सुकनिया, सुकन्या, सोनो, सोनोवाल, सोनोवाल, सुकन्या सोनोवाल को किनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल का, राष्ट्रमंडल का शांति राजदूत, राष्ट्रमंडल का शांति राजदूत का ब्रांड एम्बेसडर, शांति राजदूत, राजदूत का ब्रांड एम्बेसडर। चलेंगे क्या क्या यहाँ पे जाने हम लोग। सबसे पहले देखिए, फिट इंडिया आइकॉन का ब्रांड एम्बेसडर कौन रहा? आयुष्मान खुराना। फिट इंडिया आइकॉन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
आपका आयुष्मान खुराना। सोनू सूद किसका ब्रांड एम्बेसडर है? थाईलैंड पर्यटक के। थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? सोनू सूद। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन की अगर बात करें तो कौन बना है आपका? सारा तेंदुलकर। कौन बना है? सारा तेंदुलकर। झारखंड राज्य के पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया? एम एस धोनी को बनाया गया। मानसिक स्वास्थ्य का राजदूत, मानसिक स्वास्थ्य राजदूत का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? अभिनव बिंद्रा। किनको बनाया गया? अभिनव बिंद्रा। वहीं हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना आपका? माधुरी दीक्षित। कौन बना आपका? माधुरी दीक्षित। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुकन्या सोनोवाल। कौन है आपका? सुकन्या सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। 11 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या दे रहा है? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कुल कितना प्रतिशत का मतदान हुआ था जी? कितना हुआ था? 65.08। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कुल कितना प्रतिशत का मतदान हुआ था? 65.08% का। वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। भारत सरकार ने मलेरिया को पूर्णतः उन्मूलन करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। कब तक रखा है? 2030। भारत सरकार ने मलेरिया को पूर्ण रूप से उन्मूलन करने का, समाप्ति करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030। इसके अलावा अगर देखें यूरोपीय संघ ने 2040 तक क्या लक्ष्य रखा आपका? ग्रीन हाउस गैस को कितना कम करना है? 90% तक कम करना है। 90% तक कम करना है। तो यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैस को कितना परसेंट कम करने का लक्ष्य रखा है? आपको 90%। वहीं बात करें भारत 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य कब तक रखा है आपका? 2030 तक। कब तक रखा है? 2030 तक रखा है। क्या देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? भारत सरकार ने मलेरिया को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। कब तक रखा है? 2030 तक। यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस को 90% तक कम करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2040 तक। वहीं भारत 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। कब तक रखा है? 2030 तक। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसको नहीं दिया गया है? तो किनको नहीं दिया गया? गगन गिल को। किनको नहीं दिया गया? गगन गिल को। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किनको नहीं दिया गया? गगन गिल को। इसके अलावा अद्वैत कोटारी को मिला है, पार्वती तिर्की को भी मिला है, नेहा रुबा को भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि किन्हें पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो कौन हो जाएगा? पद्मा सुब्रमण्यम को इसमें पद्म पुरस्कार से नवाजा नहीं गया। अगर बात करें यहां पर पद्म पुरस्कार, सबसे पहले अगर पद्म पुरस्कार देखा जाए 2025 का जो पद्म पुरस्कार रहा, कितना व्यक्ति को टोटल दिया गया? 139 व्यक्ति को दिया गया। पद्म पुरस्कार की बात करें 2025 में 139 व्यक्ति को दिया गया, जिसमें आपको 7 व्यक्ति को क्या मिला है? पद्म विभूषण क्या मिला है? पद्म विभूषण। वहीं 19 गो को पद्म भूषण मिला है। क्या मिला? पद्म भूषण मिला है। और 113 को क्या मिला है? पद्म श्री मिला है। क्या मिला? पद्म श्री मिला है। तो क्या देखिए पद्म पुरस्कार 2025 में कितना व्यक्ति को दिया गया? टोटल 139 व्यक्ति को दिया गया। 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण, 19 व्यक्ति को पद्म भूषण और 113 को क्या मिला है? पद्म श्री मिला है। वहीं अगर बात करें जो ये आपका पद्म पुरस्कार की यहाँ पे बातें कर रही है कि 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण कितना व्यक्ति को मिला है? 7 व्यक्ति को। उन 7 व्यक्ति का नाम क्या है? पहला हो जाएगा नागेश्वर रेड्डी। पहला हो जाएगा नागेश्वर रेड्डी। दूसरा जगदीश सिंह। दूसरा कौन हो जाएगा? जगदीश सिंह। तीसरा व्यक्ति हो जाएगा रजनीकांत लाखिया। कौन हो जाएगा? रजनीकांत लाखिया। चौथा हो जाएगा लक्ष्मी नारायण। कौन हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण। वहीं पांचवा देखे टी वासुदेवन। कौन हो जाएगा? टी वासुदेवन। कौन हो जाएगा? टी वासुदेवन। अगर बात करें पांचवा व्यक्ति, छठा हाँ ओ सानू सुजुकी जापान का है जी। ओ सानू सुजुकी। और 7वां लास्ट में कौन हो जाएगा?
शारदा सिन्हा, जो बिहार की कोकिला के नाम से जानी जाती है, शारदा सिन्हा को इस बार आपको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। तो क्या देखे, टोटल अगर यहां पर बात किया जाए कि पद्म पुरस्कार 2025 में कितना व्यक्ति को मिला है, 139 व्यक्ति को, कितना व्यक्ति को मिला है, 139 व्यक्ति, जिसमें 7 गो को पद्म विभूषण, 19 गो को पद्म भूषण और 113 को क्या मिला है, पद्मश्री। वहीं पे बात की कि 7 पद्म विभूषण पाने वाले 2025 में व्यक्ति कौन थे, तो नागेश्वर रेड्डी। पहला कौन हुआ, नागेश्वर रेड्डी। दूसरा हो गया जगदीश सिंह। तीसरा हो गया रजनीकांत लाखिया, रजनीकांत लाखिया। चौथा हो गया लक्ष्मी नारायण। पांचवा हो गया टी वासुदेवन। छठा हो गया आपका ओसानु सुजुकी, ओसानु सुजुकी। और सातवां पे कौन हो गया, शारदा सिन्हा, जिनको बिहार की कोकिला के नाम से जाना जाता है। बिहार की कोकिला किनको कहा जाता है, शारदा सिन्हा को कहा जाता है। इनको क्या मिला इस बार, पद्म विभूषण से नवाजा गया है। चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है जी, तो IUSNO को हैदराबाद को दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ICOIS को हैदराबाद को मिला है। इसके अलावा देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या कर रहा है, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CRT सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयुक्त होगा, तो किसके लिए होने जा रहा है आपको, कैंसर के लिए। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी टी सेल थेरेपी किस बीमारी के लिए इलाज में प्रयुक्त होगा, आपको किसके लिए होगा, कैंसर के लिए इलाज के लिए होगा। वहीं बात करें एड्स दिवस का मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन में था आपका RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए जी, तो कौन हो गया, शिशिर चंद्र मुर्मू। RBI के नए डिप्टी गवर्नर की अगर बात करें तो कौन बना है, शिशिर चंद्र मुर्मू बना है। यहां पर बात करें RBI की बात आ रही है, तो RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किया गया, आपका कौन हो गया, शिरीष चंद्र मुर्मू। कौन हो गया, शिरीष चंद्र मुर्मू। यहाँ पे बात करेंगे RBI के गवर्नर के बारे में। सबसे पहले हम लोग RBI की गवर्नर की बात करें तो कौन हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा कौन हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। क्या नंबर का है, 26वां नंबर का। क्या नंबर का है, 26वां। तो आपका RBI के नए आपका गवर्नर कौन बना है, संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर। इसमें देखते हैं आपको 4 को क्या होता है, डिप्टी गवर्नर होता है। उप गवर्नर को ही क्या कहते हैं आप, डिप्टी गवर्नर। तो 4 को आपका डिप्टी गवर्नर होता है, जिसमें पहला कौन था आपका, शिरीष चंद्र मुर्मू। कौन था, शिरीष चंद्र मुर्मू हुआ। वहीं पे बात करें दूसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा, पूनम गुप्ता। कौन हो जाएगा, पूनम गुप्ता। कौन होगा, पूनम गुप्ता। वहीं तीसरा रविशंकर। कौन हो जाएगा, रविशंकर हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा जानकी रमन। कौन हो जाएगा, जानकी रमन। कौन हो जाएगा, जानकी रमन। क्या देखिए आपका 4 गो डिप्टी गवर्नर होते हैं RBI में। अभी कौन है आपका, आपको श्रीश चंद्र मुर्मू है, पूनम गुप्ता है, रविशंकर है, और आपका कौन है, जानकी रमन। कौन है, जानकी रमन। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वहीं सूर्यकांत की बात करें तो सूर्यकांत अभी क्या बना है जी, आपका 53वां क्या बना है आपका, मुख्य न्यायाधीश बना है। क्या बना है, मुख्य न्यायाधीश बना है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 53वां नंबर के कौन बने हैं, सूर्यकांत बने। कौन बने आपका, सूर्यकांत बने। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एशिया कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर खिताब अपने नाम किया है जी, किसको हराया, पाकिस्तान। एशिया कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर खिताब अपने नाम किया है, पाकिस्तान को हराकर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग इस पे अगर बात किया जाए, अगर भारत की सीमा किससे किससे कितना लगता है, अफगानिस्तान से भारत की सीमा कितना लगता है, 106 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 6 किलोमीटर। केवल और केवल किससे लगता है, लद्दाख से लगता है। वहीं बात करें बांग्लादेश की सीमा की बात करें, सबसे ज्यादा भारत का सीमा किससे लगता है, बांग्लादेश से, 4056.7 किलोमीटर। कितना आता है, 4056.7 किलोमीटर। पाकिस्तान से कितना लगता है, 3323 किलोमीटर। कितना लगता है, 3323 किलोमीटर। नेपाल की सीमा की बात करें, भारत के पड़ोसी देश नेपाल की सीमा कितना लगता है, 1751 किलोमीटर। वहीं बात करें म्यांमार की सीमा कितना लगता है, 1643 किलोमीटर। कितना लगता है, 1643। भूटान की सीमा की बात करें, भारत और भूटान की सीमा कितना लगता है, 699 किलोमीटर। कितना लगता है, 699 किलोमीटर लगता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, निम्न में से सुगम यात्रा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है,
तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। निम्न में से सुगम यात्रा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? 20 में दिया है 2021 की तुलना में 2023 में भारत के वनावरण में कितना % की वृद्धि हुई है? 156 किलोमीटर हुआ। कितना हुआ? 156। 2021 की तुलना में 2023 में भारत के वनावरण में कितना % वृद्धि हुआ? 156। बात करें कि वन रिपोर्ट 2023 में क्या नंबर का था? यह 18वां था। क्या नंबर का था? 18वां। जो यह वन रिपोर्ट जारी हुआ यह 18वां नंबर का था और प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी किया जाता। प्रत्येक 2 वर्षों में वन रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो 2021 के बाद 2023 में जारी हुआ जो क्या नंबर का था? 18वां नंबर का। वहीं 2000 देखिए 2021 के तुलना में 2021 के तुलना में वन एवं वृक्षावरण में वन एवं वृक्षावरण में वन एवं वृक्षावरण में कितना वृद्धि हुआ? आपको वृद्धि बात करें तो 1445 किलोमीटर हुआ। कितना हुआ? 1445। दूसरा बात अगर देखें यहां पर 2021 के तुलना में 2021 के तुलना में वृक्षावरण में वृद्धि वृक्षावरण में वृद्धि वृक्षावरण में होगा। वृक्षावरण आवरण में कितना वृद्धि हुआ? आपको 1289 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 1289। इसके अलावा जाने 2021 में जो आपको दिया हुआ है कि आपको वनावरण में कितना वृद्धि किया है तो 156 वर्ग किलोमीटर। कितना है? क्या है? 156 किलोमीटर वृद्धि किया। सबसे ज्यादा सबसे अधिक वन आवरण वृद्धि कहां पे हुआ है? तो कपा पहला स्थान पे कौन हुआ है? मिजोरम राज्य में। कहां पे हुआ है? मिजोरम राज्य। दूसरा हो जाएगा गुजरात। कौन हो जाएगा? गुजरात में। तीसरा हो जाएगा उड़ीसा। कहां पे हो जाएगा? उड़ीसा में। तो क्या देखिए हम लोग कि वनावरण जो ये आपका वन रिपोर्ट जारी किया जाता है प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है। 2023 में जो जारी किया गया क्या नंबर का था? 18 नंबर का था। प्रत्येक 2 वर्ष में आपका वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। 2021 की तुलना में वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि कितना रहा? 1445 किलोमीटर। 2021 की तुलना में वृक्षावरण में वृद्धि कितना रहा? 1289 किलोमीटर। वहीं पर बात करें सबसे अधिक आपका वनावरण में वृद्धि कौन सी राज्य में हुआ है? मिजोरम राज्य में। दूसरा स्थान पे गुजरात। तीसरा स्थान पे कहां पे है? उड़ीसा। मतलब सबसे ज्यादा अगर वनावरण पूछा जाए कि वृद्धि कहां पे हुआ? मिजोरम राज्य में हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऐसे समुदाय के बीच गरीबी कम करना। मतलब गरीबी कम करने के लिए क्या आता? पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य था। पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? समुदायों के बीच गरीबी को कम करना था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या कहता है? एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट किस देश में स्थित है? कहां पे है? भारत में। अगर भारत में अभी फिलहाल देखा जाए तो कितना है? 96 गो रामसर साइट हो चुका है। एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट की बात करें तो कहां पे है? भारत में है। और भारत में भी सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में 20 गो है और उत्तर प्रदेश में लगभग कितना है? 10 के आसपास है। तो क्या देखिए सबसे ज्यादा आपको अगर पूछा जाए एशिया में सबसे ज्यादा कहां पे है? भारत में कितना है? 96 गो है। तमिलनाडु में 20 गो और उत्तर प्रदेश में कितना है? 10 गो। उत्तर प्रदेश में क्या गो है? 10 गो है। इसके अलावा देखिए रामसर सम्मेलन हुआ कब था? 2 फरवरी 1971। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971। ईरान में एक जगह पड़ता है जिनका नाम है आपका रामसर। वहीं पर आपका रामसर कन्वेंशन रखा गया था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971। इसीलिए 2 फरवरी को क्या मनाया जाता? आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाया जाता? आर्द्र भूमि दिवस के नाम से मनाया जाता। तो आर्द्र भूमि दिवस अगर पूछा जाए कब मनाया जाता? 2 फरवरी को मनाया जाता। विश्व का पहला रामसर साइट विश्व का पहला अगर रामसर साइट में शामिल होने वाला पूछा जाए तो कौन था? कोबर्ग 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 प्रायद्वीप कोबर्ग प्रायद्वीप कहाँ पे पड़ता? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे पड़ता? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। वहीं भारत का प्रथम इसमें शामिल होने वाला कौन है? चिल्का झील कहाँ का है जी? उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा। इसके अलावा और एक कौन आता? केवलादेव। कौन आता है? केवलादेव कहाँ का है? राजस्थान। केवलादेव कहाँ का है? राजस्थान है। वहीं अगर भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा आर्द्र
भूमि स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? सुंदरवन। सुंदर वन आर्द्र भूमि कौन हो जाएगा? सुंदर भूमि आर्द्र आर्द्र भूमि हो जाएगा, जो आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है। भारत का सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो कौन है? रेणुका वेटलैंड। कौन है? रेणुका वेटलैंड। कौन है? रेणुका वेटलैंड। कौन है? रेणुका वेटलैंड। यह कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी राज्य में? हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा देखिए तो अभी आपका लेटेस्ट एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन होगा, वह क्या बनेगा? 95 नंबर। 95 नंबर जो आपका जुड़ा है वो कौन है आपका? कोपरा। कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय यह कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। दोनों को तो आप अवश्य ही याद रखेंगे। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में। 96 कौन बना आपका? सिलीसेट झील। सिलीसेट झील कौन हो जाएगा? सिलीसेट झील कहाँ का है? राजस्थान। कहाँ का है? राजस्थान। तो क्या देखिए आपका एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पे पड़ता है? भारत में पड़ता है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लगभग 2500 से प्लस आपका क्या हो चुका है? रामसर साइट में शामिल होने वाला जगह बन चुका है। तो सबसे पहले रामसर सम्मेलन हुआ कब? 2 फरवरी 1971 में आपका रामसर सम्मेलन होता है। इसीलिए 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस। विश्व का पहला आपको कौन था रामसर साइट में शामिल होने वाला? कोबर्ग प्रायद्वीप। कौन सा था? कोबर्ग प्रायद्वीप, जो कहाँ पे है आपका? ऑस्ट्रेलिया में। कोबर्ग प्रायद्वीप कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद बात की है कि भारत का प्रथम आपका इसमें शामिल होने वाला कौन था? चिल्का झील। कौन था इसमें? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। उसके बाद कौन आता है आपका? केवलादेव। केवलादेव कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान। केवलादेव कहाँ पे है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? सुंदरबन। कौन हो जाएगा? सुंदरबन हो जाएगा। सबसे छोटा पूछा जाए तो कौन है आपका? रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड कहाँ पे है आपका? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद यहां पर देखिए कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है 95 और 96। टोटल आपका 96 हो चुका है, उसमें 96 नंबर का कौन है आपका? कोपरा जलाशय। कौन सा है? कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय कहाँ का है? तमिलनाडु, अभी हाल ही में शामिल हुआ है। और 96 नंबर का कौन है? सिलीसेट झील। कौन सा है? सिलीसेट झील, जो कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान राज्य में। कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? त्राल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? त्राल वन्य जीव अभयारण्य आपका कहाँ पे हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। त्राल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। त्राल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ का हुआ? जम्मू कश्मीर राज्य में है। अब बात आती है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और मेघालय में आपका कौन सी वन्य जीव अभयारण्य है? तो उत्तराखंड में हो जाएगा केदारनाथ। कौन हो जाएगा? केदारनाथ। सोना नादी। कौन हो जाएगा? सोना नादी। उसके अलावा आसन बेराज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आसन बेराज। तो केदारनाथ, सोना नादी और आसन बेराज आपका कहाँ पे पड़ती? उत्तराखंड राज्य में। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें, इसमें आपको हो जाएगा कन्हा। कन्हा हो जाएगा, पेंच हो जाएगा, सतपुड़ा। सतपुड़ा, माधव। माधव ये सब कहाँ पे हो गया? माधव आपका कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश। मेघालय की अगर बात करें, नौकरेक। कौन हो जाएगा? नौकरेक। नौकरेक। और कौन हो जाएगा? बालपक्रम। बाल पक्रम। कौन हो जाएगा? बालपक्रम। तो क्या देखिए यहाँ पे त्राल वन्य हरण कहाँ का था? जम्मू कश्मीर। त्राल वन्य हरण कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में कौन कौन देखे हम लोग? उत्तराखंड में केदारनाथ, सोना नादी और कौन था? आसन बेराज। कौन सा था? आसन बेराज। केदारनाथ, सोना नादी और कौन था? आसन बेराज। आपका वन्य विहरण कहाँ पे पाया जाती है? उत्तराखंड में। मध्य प्रदेश में कौन सी वन्य विहरण पाया जाता? कन्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, ये सब कहाँ पे पाया जाती? कन्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा कहाँ पे आती है? मध्य प्रदेश राज्य में। वहीं नौकरेक और आपका बालपक्रम की बात करें, नौकरेक और बालपक्रम कहाँ पे आती है? मेघालय राज्य में। कहाँ पे है? मेघालय राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या करा? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपका नोमैडिक एलिफेंट 2025 भारत एवं मंगोलिया के बीच होती है। तो नोमैडिक एलिफेंट किन के बीच होती है? भारत और मंगोलिया के बीच। नोमैडिक एलिफेंट किन के बीच हुआ? भारत और मंगोलिया के बीच। डस्ट लेक की बात करें तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। किन के बीच होता है? डस्ट लेक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। यह छठा संस्करण था। धर्म गार्जियन की बात करें तो भारत और जापान के बीच होती है। किन के बीच होती है? भारत और जापान। किन के बीच होती है? भारत और जापान। कल हम लोग देखे थे भारत और अमेरिका की अगर बात किया जाए, भारत और अमेरिका का कौन था? टाइगर
टाइगर क्लॉ, कौन था? टाइगर क्लॉ। वहीं दूसरा था टाइगर, टाइगर ट्रम्प, कौन सा था? टाइगर ट्रम्प था। उसके अलावा कौन था? युद्धाभ्यास, कौन था? युद्धाभ्यास। यह किनके बीच होती है? भारत और अमेरिका के बीच होती है। तो टाइगर क्लॉ के है, टाइगर ट्रम्प के है, या आपका युद्धाभ्यास के किनके बीच होती है? भारत और अमेरिका के बीच होती है। जबकि धर्म गार्जियन किनके बीच होती है? भारत और जापान के बीच। धर्म गार्जियन किनके बीच होती है? भारत और जापान। तो इसमें असुमेलित कौन था आपका? ऑप्शन नंबर सी। वरुण किनके बीच होती है? तो भारत एवं फ्रांस के बीच। वरुण किनके बीच होती है? भारत और फ्रांस के बीच होती है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है जी? तो कौन सा है? चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? चौथा है। इसके अलावा अगर इंडेक्स में हम लोग जान लें ग्लोबल, ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप, इसमें भारत का स्थान कितना है? 131वां स्थान पे है। उसके अलावा जलवायु, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, जलवायु परिवर्तन प्रवर्तन प्रदर्शन सूचांक में, प्रदर्शन में भारत का स्थान कितना? आपको 10वां स्थान पे भारत आता है। तीसरा बात करें वैश्विक, वैश्विक भुखमरी सूचांक, वैश्विक भुखमरी सूचांक की बात करेंगे तो भारत का स्थान कितना है इसमें? 102वें स्थान पे आ चुका है। इसके अलावा अगर भारत की शांति, शांति रिपोर्ट में भारत का स्थान पूछा जाए 115 स्थान पे, कितना है? 115 स्थान पे है। उसके अलावा मानव विकास सूचांक, मानव विकास सूचांक की अगर बात करें, सूचांक में भारत का स्थान कितना है? 130वें स्थान पे है। इसके अलावा हेनले, हेनले पासपोर्ट, हेनले पासपोर्ट, हेनले पासपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? 85 पे। कौन है? 85 पे है। तो क्या जाने यहाँ पर आपका कि पूछा था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान 131वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक में भारत का स्थान कितना है? 10वां है। वैश्विक भुखमरी सूचांक में भारत का स्थान 102वां है। शांति सूचांक में भारत का स्थान कितना है? 115 नंबर पे भारत है। मानव विकास सूचांक में भारत कितने नंबर पर है? 130 नंबर पे। हेलने पासपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? 85 है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 का था हाल ही में नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में कौन सा मानद उपाधि दिया गया? तो क्या दिया गया? लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया ना। तो हाल ही में नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में कौन सी मानद उपाधि से नवाजा गया? लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया। उनको क्या बनाया गया? लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 27। 27 में क्या है? FIH 2026 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां पर किया गया है? तो कहां पे होता है? नीदरलैंड और बेल्जियम में। कहां पे? नीदरलैंड और बेल्जियम में हुआ। तो FIH 2026 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? आपका नीदरलैंड और बेल्जियम में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ए और बी दोनों होगा इसमें। इसके बाद है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? आपका सर्विसेज ने। किन्होंने जीता था? सर्विसेज ने। कितना पदक जीता था? आपका 121 पदक। कितना पदक जीता था? 121। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला आपका कौन था? सर्विसेज था। कितना पदक जीता था? 121 पदक। इसके अलावा अगर 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 29 नंबर में क्या है? मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है जी? तो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय किनके पास है? उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार को लागू करने का शक्ति किनके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है। इसके अलावा यहाँ पर संसद की बात करें तो सांसद की अगर बात करें, सांसद किसके मिलने से बनता है? तो इसमें लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। इन तीनों के मिलने से क्या चीज निर्माण होता है? सांसद। सांसद की बात करें, सांसद का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में। सांसद का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 79 में। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में। किसमें है? अनुच्छेद 52 में। तो क्या देखिए, सांसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में, लोकसभा का 81 में, राज्यसभा का 80 में, राष्ट्रपति का किसमें है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। वहीं तो राष्ट्रपति के बारे में जान रहे हैं, अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया सभी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में क्या क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन दिया गया। अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया? निर्वाचन की पद्धति दिया गया। अनुच्छेद 55 में क्या दिया है? निर्वाचन की पद्धति। 57 अगर पूछ ले तो पुनः निर्वाचन की व्यवस्था किसमें किया गया? अनुच्छेद 57 में किया गया।
अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो आपका मौलिक अधिकार को शक्ति दिया गया कि मौलिक अधिकार को लागू करने का शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है, या मौलिक अधिकार का संरक्षण कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार रीट को जारी कर सकता है, जिसमें पहला कौन आता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन आता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन आता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुच्छेद। उसके बाद दूसरा देखिए अगर तो परमादेश। कौन आता, परमादेश। कौन आता है, परमादेश। तीसरा अगर बात करें, तीसरा कौन हो जाएगा आपका, प्रतिषेध लेख। कौन हो जाएगा, प्रतिषेध लेख। कौन हो जाएगा, प्रतिषेध लेख हो जाएगा। कौन हो जाएगा, प्रतिषेध लेख। और चौथा की बात करें तो कौन हो जाएगा, उत्प्रेषण। कौन हो जाएगा, उत्प्रेषण। कौन हो जाएगा, उत्प्रेषण। और पांचवा अगर देखा जाए कौन हो जाएगा, अधिकार परीक्षा। कौन हो जाएगा, अधिकार परीक्षा। कौन हो जाएगा, अधिकार परीक्षा। तो क्या देखे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट अगर करेगा तो 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है कि मतलब किसी व्यक्ति को अगर लगता है गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया तो सशरीर उसको न्यायालय में उपस्थित कराया जाए, उसके लिए क्या जारी होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश की बात करें तो कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं करता है तो उसके लिए क्या जारी होगा, परमादेश। प्रतिषेध की अगर बात करें, प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपना फैसला सुनाने का प्रयास करता है तो उसको रोका जाता है कि ताकि आप यहाँ पर फैसला नहीं सुनाए, क्योंकि आपके क्षेत्राधिकार से क्या है, बाहर का मामला है। किसमें कहा जाता है, प्रतिषेध लेख में। अब बात आती है आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या होता है, अगर कोई मामला अधिक दिन से अधीनस्थ न्यायालय में आपको अटका हुआ है तो शीर्ष न्यायालय उसको मंगाने का काम करता है, किसके माध्यम से, उत्प्रेषण आपको जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा की अगर बात करेंगे तो अधिकार परीक्षा क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से सार्वजनिक पद को प्राप्त कर लिया गया, जब तक वह स्पष्टीकरण नहीं कर देगा तब तक वह सार्वजनिक पद पर बना हुआ नहीं रख सकता है। तो इसके लिए क्या जारी होता है, अधिकार परीक्षा। क्या जारी होता है, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता, पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में पेश किया गया था जी, तो किसमें किया गया था, अनुच्छेद आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में पेश किया गया, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। 1909 के अधिनियम को ही क्या कहा जाता, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार क्या कहा जाता, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, जिसमें मार्लो आपको क्या था, भारत का सचिव था जी। क्या था, भारत सचिव था। और मिंटो इसमें क्या था, वासराय था। वह मिंटो क्या था, वासराय। तो मार्लो भारत सचिव, मिंटो क्या था, वासराय। तो 1909 के अधिनियम को क्या कहा जाता, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता। मार्लो भारत का सचिव था, मिंटो क्या था, वासराय था। सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम, सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन सा है, 1909 का अधिनियम। सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909। मुस्लिम के लिए मुस्लिम के लिए पहली बार पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली, पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत किसमें किया गया, आपका 1909 के अधिनियम। किसमें किया गया, 1909 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। वहीं बात करेंगे पिट्स इंडिया 1784। पिट्स इंडिया 1784 के तहत दो चीज की स्थापना किया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ क्या बना, डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या बना था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और दूसरा क्या बना, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। कौन बना, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। क्या बना, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था जी, यह व्यापारिक मामले को देखने वाला था। क्या था, व्यापारिक मामले के लिए गठित हुआ, व्यापारिक मामले के लिए। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या था, राजनीतिक मामले के लिए। किसके लिए आया, राजनीतिक मामले के लिए। तो आपका पिट्स इंडिया 1784 के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। डायरेक्टर व्यापारिक मामले को देखता था, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कौन देखता था, राजनीतिक मामले। वहीं आता आपका भारत परिषद अधिनियम 1861। कौन आता, भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या कहा गया, पहली बार वासराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला जी। कौन सा अधिनियम के तहत, आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। इसके अलावा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ जी। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ भी किसमें किया गया, आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार आपको अध्यादेश जारी करने का अधिकार वासराय को दिया गया। विभागीय प्रणाली का भी आरंभ कब किया गया, 1861 के अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 पे आएंगे।
31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए आवश्यक कोरम कितनी होनी चाहिए जी? तो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए आवश्यक कोरम कितना होना चाहिए? तो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 100 के खंड 3 में, अनुच्छेद 100 के खंड 3 में किया गया। तो ये कोरम की चर्चा किसमें किया गया? अनुच्छेद 100 खंड 3 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 32 में क्या कहता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा डोंगरी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था जी? किसके तहत दिया गया था? 92 आपका 92 में। किसमें दिया गया था? 92 में, 92 में दिया गया था। अगर बात करें मूल संविधान में जी, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषा थी। अगर बात करें कि भाषा की उल्लेख कौन सा अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 8 में। किसमें किया गया? अनुसूची 8 में। अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख किया गया। अब यहाँ पे बात करेंगे 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम जी। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था आपका? 1967 के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा की संख्या कितना हो गया? 15। उसके बाद अगर बात करें तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली मणिपुरी और कौन हो गया? कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कौन हो गया? कोंकणी भाषा जोड़ी गई जी। इसके अलावा अगर बात देखें तो आपको 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो डोंगरी, मैथिली और क्या हुआ? संथाली। कौन हुआ? संथाली भाषा को जोड़ा गया। किसके तहत जी? आपको 92 संविधान संशोधन। तो क्या देखे, आपको भाषा की बात किया जाए तो कौन सी अनुसूची में है? आपका 8वीं अनुसूची में। टोटल अनुसूची की संख्या 12 अनुसूची है। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 भाषा। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। भाषा की संख्या कितना हो गया? 15। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। भाषा की संख्या कितना हो गया? 18। 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। भाषा की संख्या कितनी होगी? टोटल 22 हो गया जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 148 में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 148। अगर पूछा जाए नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में? सबसे पहला हो जाएगा, सबसे पहला अगर पूछेंगे, सबसे पहला कौन हो जाएगा आपका? वी नरहरि राव। नरहरि राव कौन हो जाएगा? नरहरि राव कौन हो जाएगा? नरहरि राव हो जाएगा। तो प्रथम महालेखा महानियंत्रक कौन था? वी नरहरि राव था। वहीं पे बात करें अभी वर्तमान में कौन है जी? वर्तमान में आपको कौन हो जाएगा? संजय मूर्ति। कौन हो जाएगा? संजय मूर्ति हो जाएगा। क्या नंबर का है? 15वां नंबर का। क्या नंबर का? 15वां। इसके अलावा देखिए अनुच्छेद 76 में क्या आता है जी? महान्यायवादी। क्या आता है? महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में क्या है? महान्यायवादी। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी। क्या नंबर के हैं जी? 16 नंबर के। आर वेंकट रमनी क्या नंबर के? 16वें नंबर। अनुच्छेद 324 की बात करें तो चुनाव आयोग का उल्लेख है इसमें जी। अनुच्छेद 324 में क्या है? चुनाव आयोग का वर्णन मिलता है। चुनाव आयोग की बात करें तो वर्तमान में चुनाव आयोग कौन है आपका जी? आपका ज्ञानेश कुमार। कौन है आपका? ज्ञानेश कुमार। क्या नंबर का आपका? ज्ञानेश कुमार क्या नंबर का है? 26वें नंबर का। और सबसे पहला अगर पूछा जाए चुनाव आयोग कौन था? सबसे पहला कौन था? शिवकुमार सेन था। कौन था आपका? शिवकुमार सेन था जी। वहीं बात करेंगे अनुच्छेद 153 में क्या है आपका? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में
राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 153 में। तो अनुच्छेद 148 में क्या हो गया? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। उसके बाद क्या देखे? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का सबसे पहला नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन था? वीर नरहरि राव। वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? संजय मूर्ति के नंबर के 15वें नंबर के। महान्यायवादी का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 76 में। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी के नंबर के 16वें नंबर के। चुनाव की चर्चा किसमें? अनुच्छेद 324 में। वर्तमान में चुनाव आयोग कौन है? ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के। सबसे पहला चुनाव आयोग कौन था? सुकुमार सेन था। वहीं अनुच्छेद 153 में क्या प्रत्येक राज्य में क्या होगा? राज्यपाल होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? आपका 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख किया गया जी? 29 विषय। 11वीं अनुसूची की अगर बात करें तो 73वें संविधान संशोधन 1993, 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया था? पंचायती राज को जोड़ा गया था। भाग कौन सा था जी? कौन भाग में जोड़ा गया था? भाग 9 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक था? अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 से लेकर 243 ओ तक जोड़ा गया था। इसमें टोटल कितना विषय दिया गया था? टोटल विषय की संख्या कितना था? 29 विषय। कितना विषय था? 29 विषय। वहां नागरपालिका की अगर बात करेंगे, नागरपालिका को कौन से संविधान संशोधन? 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। नगरपालिका को भाग 9 के क में। किसमें जोड़ा गया? भाग 9 के क में जोड़ा गया। इसका अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 से लेकर आपको क्या था? युवा से लेकर युवा 6 तक था। युवा से लेकर युवा 6 तक था। इसकी बात करें कि नगरपालिका को कितना विषय दिया गया? नगरपालिका को विषय दिया गया तो आपको कितना विषय था? इसमें 18 विषय। नगरपालिका को कितना विषय था? 18 विषय। तो जो 29 विषय दिया गया किसको दिया? पंचायती राज को। 11वीं अनुसूची में वर्णन किया गया। अनुसूची की बात करें, पंचायती राज को किसमें जोड़ा गया? अनुसूची 11 में जोड़ा गया। नगरपालिका को किस अनुसूची में जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची में। नगरपालिका को किसमें जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची में। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? अनुमान समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है जी? तो लोक लेखा समिति, अनुमान समिति। अगर आप ध्यान देंगे, प्राक्कलन समिति को 2 नामों से जाना जाता है। एक तो अनुमान समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमान समिति। दूसरा कहते हैं इसी को मितव्ययता समिति के नाम से जाना जाता है। तो प्राक्कलन समिति को 2 नामों से जाना जाता है, अनुमान समिति और मितव्ययता समिति के नाम से जाना जाता है। यहां पर देख रहे होंगे, प्राक्कलन समिति को मितव्ययता समिति या प्राक्कलन समिति को क्या कहते हैं? अनुमान समिति के नाम से जाना था। प्राक्कलन समिति की बात करें, टोटल सदस्य कितना होता है? 30 होता है। और 30 का 30 कहां से रहता है? लोकसभा से। कहां से रहता है? लोकसभा का रहता है। तो प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य कहां से होती है? लोकसभा से। अगर इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की बात करें तो इसका चुनाव कौन करता है? स्पीकर करता था। लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। प्राक्कलन समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। इसका जो सदस्य अध्यक्ष बनेगा वह हमेशा कहां से होगा? विपक्षी पार्टी का होगा जी। वहीं लोक लेखा समिति की बात करें तो प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 गो लोकसभा से, 15 गो कहां से होती है? लोकसभा से। 7 गो कहां से रहती है? राज्यसभा से। 7 गो कहां से रहती है? राज्यसभा। तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 गो लोकसभा से, 7 गो राज्यसभा से। इसका भी वही कंडीशन है। इसमें अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है जी? विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का? आपका अमेरिका का है जी। अगर रूस की बात किया जाए, रूस से क्या क्या लिया गया था? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना कहां से लिया गया? आपका रूस से लिया गया। इसके अलावा क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य लिया गया। क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? रूस से। तो पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? रूस से। ब्रिटेन की बात करें, संसदात्मक प्रणाली कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। इसके अलावा अगर देखें विधि निर्माण प्रक्रिया कहां से लिया गया? आपको ब्रिटेन से। कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया? ब्रिटेन। तो रूस से क्या लिया गया? पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य लिया गया। आपको ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदात्मक प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून के समक्ष समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे। 37 क्या कहता? गलत मिलान का चयन करिए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। यह तो सही है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। सही है। विश्व ओजोन दिवस 16 नवंबर को। ना मिलाकर कहां हो जाएगा?
सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो आपको विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 38। 38 में क्या दिया है? सोरा किस देश की संसद का नाम है जी? सोरा, सोरा कहाँ का है? अफगानिस्तान। सोरा कहाँ का? अफगानिस्तान। मालदीव और कौन हो जाएगा आपका? ईरान। मालदीव और ईरान। मालदीव और ईरान का संसद का नाम क्या है? मजलिस। क्या नाम है? मजलिस। मालदीव और मालदीव, मालदीव और ईरान के संसद का नाम क्या है? मजलिस है। इजराइल के संसद की नाम बात करें, नेसेट। क्या नाम है? नेसेट। इजराइल के संसद का नाम क्या? नेसेट। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद। तो मालदीव और ईरान के संसद का नाम मजलिस। मालदीव और ईरान के संसद का नाम मजलिस। अफगानिस्तान के संसद का नाम शोरा। अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? शोरा। इजराइल के संसद का नाम क्या? नेसेट। इजराइल के संसद का नाम नेसेट। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या? जातीय संसद। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद। क्वेश्चन नंबर 39। चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था जी? कुली कुतुब शाह। किनके द्वारा किया गया? कुली कुतुब शाह। चार मीनार का निर्माण किन्होंने किया था? कुली कुतुब शाह ने किया था। अब यहाँ पर दिया हुआ हैदर अली। हैदर अली मैसूर का नवाब। हैदर अली मैसूर का नवाब कब बना? 1761 में। हैदर अली मैसूर का नवाब बना 1761 में। हैदर अली का अगर मृत्यु की बात करें, हैदर अली की मृत्यु कब होती है? 1782 में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। यहाँ पर देखेंगे प्रथम आंग्ल, प्रथम आंग्ल, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कौन देखेंगे? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1767 से 69 में लगा था। इसमें गवर्नर कौन था जी? बरेलास्ट। कौन था? बरेलास्ट। कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ? मद्रास की संधि के द्वारा यह क्या हुआ? समाप्त हुआ। मद्रास की संधि के द्वारा क्या हुआ? यह समाप्त हुआ। वहीं बात करें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1780 से 84। कब लड़ा गया? 1780 से, ठीक है ना? 1780 से 84। कौन था इसमें? वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। इसमें कौन सी संधि हुई? मंगलोर की संधि। कौन हुआ? मंगलोर की संधि हुआ था। इसके बाद अगर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, 1790 से 92। 1790 से 92। इसमें कौन था? कॉर्नवालिस था जी। कौन था? कॉर्नवालिस था। इसमें संधि रहा था श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन रहा था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात किया जाए, चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, जिसमें कौन था? गवर्नर जनरल बेलेजली। कौन था? बेलेजली। कौन था इसमें? बेलेजली। और 1799 में ही मृत्यु किसका हो गया था? आपका टिप्पू सुल्तान का। किसका हो गया था? टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ? 1799 में, जो हैदर अली का बेटा था। क्या जाने यहाँ पे मैसूर, मैसूर का नवाब हैदर अली कब बना? 1761 में। इनका मृत्यु कब हुआ? 1782 में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1767 से 69 में। आपका इसमें गवर्नर कौन रहा था? बेरलास्ट। और संधि कौन सी हुई थी? मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से 84। इसमें गवर्नर कौन था? आपका वारेन हेस्टिंग। कौन सी संधि हुई थी? मंगलोर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें 1790 से 92। इसमें कौन था? कर्नावालिस। कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। इसमें गवर्नर कौन था? बेलेजली। और इसमें मृत्यु किनका हुआ था? टीपू सुल्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किनके समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है जी? चौधरी चरण सिंह। किसके समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता? चौधरी चरण सिंह को कहा जाता है। किनके समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से, तो किनके समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जाना था? चौधरी चरण सिंह। बताएंगे जी? गुलजारी लाल। इसको क्या कहा था? नारायण घाट। क्या कहा था? नारायण घाट। नारायण घाट के नाम से किनको जाना जाता? तो गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल को नारायण घाट कहा जाता। मोरारजी देसाई। अभय घाट। कौन घाट कहा जाता? अभय घाट। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को अभय घाट। और राजीव गांधी को वीर भूमि। क्या कहा जाता? वीर भूमि। क्या कहा जाता? वीर भूमि। तो क्या देखिए, चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट, गुलजारी लाल नंदा को नारायण घाट, और मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को अभय घाट, राजीव गांधी के समाधि स्थल को क्या कहता? वीरभूमि। चलेंगे। हाँ। 41। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है जी? 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाता है? 29 अगस्त को। यहाँ पर बताएंगे 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है आपका? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है आपको? तो 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय
राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपको मनाया जाता है 14 सितंबर, 14 सितंबर। 12 जनवरी को राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा दिवस क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो क्या देखिए, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल को, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। और खेल दिवस कब हो गया? 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? किनका था? सरोजिनी नायडू। द गोल्डन थ्रेशोल्ड क्या पुस्तक का नाम है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक किसका था? सरोजिनी नायडू का पुस्तक का नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। इंदिरा गांधी की बात करें, माई ट्रूथ क्या नाम है? माई ट्रूथ, माई ट्रूथ, माई ट्रूथ किनका था? इंदिरा गांधी का। शशि थरूर की बात करें तो द ग्रेट इंडियन क्या हो जाएगा? द ग्रेट इंडियन, ग्रेट इंडियन क्या हो जाएगा? द ग्रेट इंडियन। द ग्रेट इंडियन किनका है? शशि थरूर का है। वहीं भगवती चरण बोहरा की बात करें तो चित्र चित्रलेखा क्या हो जाएगा? चित्रलेखा। चित्रलेखा किनका है? भगवती चरण बोहरा का। इंदिरा गांधी के पुस्तक का नाम है माई ट्रूथ है। वहीं बात करें सरोजिनी नायडू का क्या है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड है। शशि थरूर के पुस्तक का नाम क्या है? द ग्रेट इंडियन। क्या नाम है? द ग्रेट इंडियन। भगवती चरण बोहरा का क्या है? चित्रलेखा। क्या नाम है? चित्रलेखा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? खेल एवं खिलाड़ी के संख्या का कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है जी? तो कबड्डी में क्या को खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी होता। वाटर पोलो में भी 7 खिलाड़ी। खो खो में 9 खिलाड़ी। बेसबॉल में कितना हो जाएगा? बेसबॉल में भी कितना खिलाड़ी होता है? 9 खिलाड़ी। तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? डी नंबर। कबड्डी में 7 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी, बेसबॉल में कितना होता है? 9 खिलाड़ी। क्रिकेट में कहेगा, क्रिकेट में और फुटबॉल में कितना हो जाएगा? 11 खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या कर रहा है? पेरिस किन नदी के किनारे पर बसा हुआ? पेरिस किसके बता रहा? तो टावर नदी। तो पेरिस, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पेरिस टावर नदी के किनारे। टेम्स, टेम्स के किनारे कौन शहर बसा हुआ? लंदन। लंदन कहाँ का हो गया जी? इंग्लैंड का। इंग्लैंड का कहाँ का हो गया? इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड का लंदन शहर कहाँ पे बसा है? टेम्स नदी के किनारे। राइन की अगर बात करें, वान, वान, वान शहर है, यह कहाँ पे आता है? जर्मनी। वान शहर किनका है? जर्मनी का। इसके बाद सी नदी के किनारे जी, जर्मनी का। एक सेकंड, एक सेकंड। क्या हो जाएगा? टेम्स की अगर बात करें, टेम्स के किनारे आपको कौन बसा हुआ है? टेम्स का कौन हो जाएगा? लंदन हो जाएगा इसमें। चलिए, इसमें क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसमें क्या था? पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ था? आपको पेरिस, आपका ऑप्शन में है टेम्स, आपका टेम्स, राइन, और राइन आपको क्या हो गया? सीन नदी किनारे। पेरिस नदी के किनारे कौन हो जाएगा आपका? सीन। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ? सीन नदी के किनारे। टेम्स की अगर बात करें, टेम्स के बगल में कौन हो जाएगा? लंदन। टेम्स के बगल में कौन हो जाएगा? लंदन। लंदन कहाँ का हो गया? इंग्लैंड का। कहाँ का हो गया? इंग्लैंड का। लंदन कहाँ का हो गया? इंग्लैंड का। टावर नदी की बात करें तो इसमें कौन? रोम बसा हुआ। कौन शहर बसा हुआ? रोम। रोम कहाँ का है? इटली का शहर है। कहाँ का है? इटली का है। राइन की बात करें तो वान, वान शहर पड़ता है। वान शहर कहाँ का है? जर्मनी। वान शहर कहाँ का है? जर्मनी का। तो क्या देखिए, टेम्स नदी के किनारे लंदन शहर बसा हुआ जो इंग्लैंड का है। टावर नदी के किनारे कौन बसा है? रोम बसा है, जो रोम कहाँ का है? इटली का है। राइन नदी के किनारे वान शहर बसा है जो कहाँ का है? जर्मनी का। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा लोकनृत्य आंध्र प्रदेश का है जी? कौन हो जाएगा? कुचिपुड़ी। कल भी बताए थे इसके बारे में। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य को आपको मान्यता दिया गया। कौन कौन था? भरतनाट्यम। कौन सा था? भरतनाट्यम। कौन सा था? भरतनाट्यम पहला देखे थे। दूसरा कौन था? कथक। दूसरा कौन सा था? कथक। तीसरा क्या था? कथकली। तीसरा क्या था? कथकली। चौथा अगर बात करें कथकली के बाद कौन देखे थे? कुचिपुड़ी। कौन देखे थे? कुचिपुड़ी। उसके बाद अगर बात करें, पांचवा कौन था? आपका मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी अट्टम। कौन सा था? मोहिनी अट्टम। उसके बाद छठा कौन सा था? मणिपुरी। कौन सा था? मणिपुरी। सातवां अगर बात करें तो कौन था? उड़िया। सातवां कौन था? उड़िया। उसके बाद आठवां कौन था जी? सतरिया। 18वां कौन था? सतरिया। हम लोग जाने थे यह कहाँ कहाँ पाया जाती है। अगर भरतनाट्यम की बात करें तो कहाँ पे था?
तमिलनाडु। कहाँ पे था? तमिलनाडु राज्य में। भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु। कथक कहाँ का था? उत्तर प्रदेश का। कथकली कहाँ का था? केरल का। कथकली कहाँ का था? केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। यही क्वेश्चन पूछा है ना आपको, कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। उड़िया कहाँ का आपका? उड़ीसा का। कहाँ पे है? उड़ीसा का। कहाँ का है? उड़ीसा का। सतरिया कहाँ के बाद है? असम का। सतरिया कहाँ का है? असम। सतरिया कहाँ का है? असम का। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मुखोटा कहेगा तो कहाँ हो जाएगा जी? अरुणाचल प्रदेश। मुखोटा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। मुखोटा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। सरहुल कहेगा तो झारखंड। सरहुल कहेगा तो कहाँ का है? झारखंड। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक। तो यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। सरहुल कहाँ का है? झारखंड का। मुखोटा कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश। मुखोटा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पे आएंगे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीयों का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था गीतांजलि के लिए? 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 में। कैलाश सत्यार्थी को कब मिला जी? 2014 में। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में। सीवी रमन को 1930 में। अमृत सेन को कब मिला था? 1998 में। अमृत सेन को कब मिला था? 1998 में। कब मिला था? 1998। तो अमृत सेन को कब मिला? 1998 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913, कैलाश नाथ सत्यार्थी 2014, सीवी रमन को 1930, अमृत सेन को कब मिला? 1998। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। 1968 की बात करें तो इसमें किसको मिला था? हर गोविंद, हर गोविंद, हर गोविंद खुराना को मिला था। किनको मिला था? हर गोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में जी? चिकित्सा के क्षेत्र में। किसमें दिया गया था? चिकित्सा के क्षेत्र में। किसमें दिया गया था? चिकित्सा के क्षेत्र में। तो 1968 में हर गोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, जबकि अमृत सेन को कब मिला था? 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पे आएंगे। 47 क्या कहता? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है जी? कौन हो जाएगा? वेटिकन सिटी। ये आपका विविध का क्वेश्चन है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? आपका वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कह रहा है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है जी? तुर्की को। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को। क्यूबा को क्या कहते हैं जी? चीनी। चीनी का कटोरा। क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? क्यूबा को। चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? क्यूबा को कहा जाता है। चीनी का कटोरा क्यूबा को। स्विट्जरलैंड को क्या कहते हैं? यूरोप का, यूरोप का हृदय क्या कहा जाता है? यूरोप का हृदय किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को यूरोप का हृदय। जिब्राल्टर को क्या कहते हैं जी? भूमध्य, 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 भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का द्वार। भूमध्य सागर का द्वार किसको कहा जाता है? आपको जिब्राल्टर को। जिब्राल्टर को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का द्वार। जिब्राल्टर को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का द्वार। तो क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। क्यूबा को क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा। तुर्की को क्या कहते हैं? यूरोप का मरीज। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तुर्की को। स्विट्जरलैंड को क्या कहता है? यूरोप का हृदय। यूरोप का हृदय किसको कहते हैं? स्विट्जरलैंड को। जिब्राल्टर को क्या कहता है? भूमध्य सागर का द्वार। क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का द्वार। क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिंग द्वारा शुरू नहीं किया गया था जी? विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा कब किया था? 1929 में। किसके सहयोग से किया था? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। कौन सा एक्ट था इसमें? सॉरी सॉरी, 1929 में। 1929 में यह कहां से आ जाएगा? 1829। कब हो जाएगा? 1829। सबसे पहले देख लेंगे कि आपका विलियम बेंटिंग का शासनकाल क्या रहा था। 1828 से क्या था? 35। विलियम बेंटिंग का शासनकाल था 1828 से 35। इन्होंने सती प्रथा को उन्मूलन किया था 1829 में। किनके सहयोग से किया था? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। किनके सहयोग से किया था? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। कौन सी एक्ट था आपका? 17। धारा कौन सी थी? धारा 17। ठगी प्रथा की बंद कराई तो कब किया था? 1830 में। कब किया था? 1830। किसकी सहायता से? कर्नल सलीमैन की सहायता से। कर्नल सलीमैन की सहायता से। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल 1828 से 35। इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया 1829 में। राजा राम मोहन राय के सहयोग से। धारा 17 था। ठगी प्रथा को अंत किया 1830 में कर्नल सलीमैन की सहायता से। कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया था जी? नहीं, यही गलत है आपका। यह क्या है? आपको गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्या कहता है? निजाम उल मुल्क आसफ जहां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? निजाम उल मुल्क की बात करें तो इसी का नाम क्या था जी? चिन, चीन की लीज। चीन की लीज।
चिनकलीज खां, क्या नाम था? चिनकलीज खां। तो निजामुल मुल्क का ही पहले नाम क्या था? चिनकलीज खां। इन्होंने मोहम्मद शाह के समय में अपना नाम क्या रख लिया था? चिनकली। आपको निजामुल मुल्क क्या नाम रखा था? निजामुल मुल्क। तो हैदराबाद की स्थापना चिनकलीज खां के द्वारा किया गया था। चिनकलीज खां का ही दूसरा नाम क्या था? निजामुल मुल्क। तो निजामुल मुल्क आसफ जहां के संदर्भ लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसने हैदराबाद की स्थापना किया, बिल्कुल सही है। इसने केंद्रीय मुख्यालय सत्ता अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा किया, नहीं जी, इन्होंने केंद्रीय मुगल सत्ता में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं किया। भले यह क्या था आपका? व्यवहार से, व्यवहार से क्या था? स्वतंत्र। व्यवहार से यह स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया था। व्यवहार में यह स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया था। किन्होंने जी? आपको चिनकलीज खान है ना, चिनकलीज खान ने व्यवहार में स्वतंत्र रूप से अपना काम किया था। इन्होंने दक्कन के स्थापित अपने राज्यों में मुगलों को नमूने पर जागृति प्रथा भी चलाई थी। यह भी आपको क्या है? सही है। तो इसमें आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। कौन बन गया आपका? ऑप्शन नंबर बी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। सहायक संधि, सहायक संधि लाने वाला कौन था? बेलेजली। वेलेजली, लॉर्ड बेलेजली। कब था इसका शासनकाल? 1799 से 1805। 1799 से 1805 ब्लेली का शासनकाल 1799 से 1805। ब्लेली से पहले सहायक संधि लाने वाला कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। तो सहायक संधि करने में इसका कथन देखें क्या गया? इस प्रथा में शामिल सहयोग राज्यों को आपका ब्रिटिश सेना क्या कर रहा है? इस प्रथा में शामिल सहयोगी राज्यों को ब्रिटिश सेना अपने राज्यों में रखनी पड़ती थी। क्या है? इस प्रथा प्रणाली में से कौन सा असत्य है? तो यह तो गलत है जी। इस प्रणाली में शामिल देशी राज्य किसी भी पड़ोसी राज्य से कूटनीतिक संबंध बनाने तथा विदेशी विशेषज्ञ रखने का अधिकार खो देता था। सहायक संधि प्रथा में सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेना भंग कर दी गई। मैसूर के टिप्पू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दे दिया था। तो इस संधि में प्रणाली में कौन सा कथन असत्य है? कौन असत्य हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगर सहायक संधि की बात करें, सहायक संधि की शुरुआत किन्होंने किया था? आपका बेलेजली ने। सबसे पहले कौन हुआ था? हैदराबाद। हैदराबाद सहायक संधि के द्वारा कब मिलाया गया? 1798। इसके बाद मैसूर की अगर बात करें, मैसूर सहायक संधि करने वाला दूसरा राज्य मैसूर 1799। तंजौर, अगर तंजौर की बात करें, अक्टूबर 1799। तंजौर कब किया था? अक्टूबर 1799 में इन्होंने सहायक संधि किया। इसके अलावा अवध ने सहायक संधि को स्वीकार किया था 1801। कब किया था? 1801 में। उसके अलावा पेशवा, पेशवा ने कब किया था? 1802 में। कब किया था? 1802 में। तो सहायक संधि करने वाला कौन था? आपका हैदराबाद। हैदराबाद ने कब किया? 1798 में। मैसूर ने 1799 में। तंजौर ने अक्टूबर 1799 में। अवध 1801 में। पेशवा ने 1802 में। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 52। 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पूना और अहमदाबाद में शुरू हुआ था। 1859 में नील विद्रोह के बारे में लिखित में से कौन सा शुरू है? तो ये पूना में नहीं था, यह पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था जी। यह साहूकारों के विरुद्ध संचालित थी। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इस पर बढ़ावा दिया था। ऑप्शन कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1859 के नील विद्रोह के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था। अगर इसकी देखा जाए नील विद्रोह, नील विद्रोह शुरुआत कहाँ से होती है? यह 1859 में शुरू हुआ था बंगाल के नदिया जिला। बंगाल के नदिया जिला कहां से हुआ था? बंगाल के नदिया जिला से हुआ था जी। और यह फैल गया कहां? 1860 आते आते तक यह हो गया नदिया। नदिया में भी फैल गया, पवना में भी फैल गया, खुलना में भी फैला यह खुलना। इसके अलावा यह ढाका में भी जा चुका। इसके अलावा मालदा, मालदा इत्यादि वगैरह में यह क्या होता? फैल जाता है। 1860 आते आते जो है यह आपका नदिया, पवना, खुलना, ढाका, मालदा तक यह पहुंच चुका था। आपका कौन सा विद्रोह? नील विद्रोह जी। कौन विद्रोह? नील विद्रोह। अगर नील विद्रोह की विशेषता को और देखा जाए, यह यह भारतीय किसानों का प्रथम सफल विद्रोह था। यह भारतीय किसानों का प्रथम सफल विद्रोह था। प्रथम सफल विद्रोह था जी। भारतीय किसानों का प्रथम सफल विद्रोह था। आराम से, भारतीय किसानों का यह प्रथम सफल विद्रोह था। उसके बाद अगर देखेंगे, यह
यूरोपीय व्यापारियों या यूरोपीय व्यापारियों, यह यूरोपीय व्यापारियों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? यह यूरोपीय व्यापारियों के विरुद्ध था। तो भारतीय किसानों का प्रथम सफल विद्रोह कौन सा रहा? नील विद्रोह, जो 1859 में रहा, बंगाल के नदिया जिला से शुरू हुआ था। यह यूरोपीय व्यापारियों के विरुद्ध क्या था? आपका पहला सफल विद्रोह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या कहता है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? लॉर्ड नॉर्थ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, या तो आपको सही है जी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? 1774 में। कब हुआ था? 1774 में, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा हेम्पे को बनाया गया था। उसके बाद था लॉर्ड कर्नवालिस चिरस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किन्होंने किया था? लॉर्ड कर्नवालिस ने। 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस ने कौन सी व्यवस्था चलाया था? अस्थायी बंदोबस्त। कितना परसेंट भूमि पर था जी? 19% भूमि पर। कितना परसेंट भूमि पर था? 19% भूमि पर था। और किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। वहीं बात करेंगे लॉर्ड बेंटिंग। लॉर्ड बेंटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, यह भी सही है। 1829 में इन्होंने सती प्रथा का समाप्त किया था, धारा 17 के तहत राजा राम मोहन राय के सहयोग से। लॉर्ड किनिंग भारतीय शिक्षा के सुधार के लिए जाना जाता नहीं जी, यह डलहौजी जाना जाता। डलहौजी ने 1854 में क्या लाया था जी? वुड डिस्पेच। क्या लाया था? वुड डिस्पेच। क्या लाया था? वो डिस्पेच। तो वुड वुड डिस्पेच किन्होंने लाया था? आपको डलहौजी ने। तो शिक्षा के सुधार के लिए वुड डिस्पेच लाने वाला कौन था? डलहौजी। कब लाया था? 1854 में। कब लाया था? 1854। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में किया गया, जिसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा हेम्पे बने। उसके बाद हम लोग क्या देखे? लॉर्ड कर्नवालिस ने ही अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया था 1793 में। उसके बाद कितना परसेंट भूमि था? आपका 19% भूमि था। किनके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ। विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। क्या कहता है कि 1740 से 48 के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था जी? फ्रांसीसी और अंग्रेज। किनके बीच हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेज। आपका 1740 से 48 के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय के मध्य हुआ था? फ्रांस और अंग्रेज के बीच हुआ था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया है कि मुंडा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से अपना गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने का आग्रह किया था। ऑप्शन ए तो सही है। 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। मुंडा आंदोलन मिशनरी, साहूकार तथा हिंदू जमींदारों को बाहर करना चाहता था। तो इसमें क्या है? तीनों सही हो जाएगा ना आपको। मुंडा विद्रोह आंदोलन मिशनरियों, साहूकार तथा हिंदू जमींदारों को बाहर करने का चाहता था। तीसरा में क्या है? वर्ष 1900 से बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद यह आंदोलन क्या हुआ? कमजोर पड़ गया। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। या तीनों क्या आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। 56 कह रहा है उन स्थल युग्मों की पहचान कीजिए जहां से नवपाषाणकालीन हड्डी के औजार बनाए गए जी। कहां से? चिरंद आपका आपका बुर्जहम, और कहां से हो जाएगा? चिरांद में। तो उन स्थल युग्मों की पहचान कीजिए जहां से नवपाषाणकालीन हड्डियों का औजार पाया गया। तो कहां से हुआ? बुर्जहम, और कहां से? चिरांद से। अगर बुर्जहम की बात किया जाए तो यहीं से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है जी। गड्ढा घर का अगर साक्ष्य पूछा जाए तो कहां से मिला है? बुर्जहम से मिला है। नवपाषाण की बात आ रही है। नवपाषाण की बात करें तो कृषि का आविष्कार भी किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। पहिया का भी आविष्कार किसमें हुआ? नवपाषाण काल में। बुर्जहम से क्या मिला? आपका गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हड़प्पा सभ्यता के समकालीन की सभ्यता के मानव में हड़प्पा सभ्यता के समकालीन की सभ्यता के भवनों में धूप धूप में सुखाई गई मिट्टी का प्रयोग हुआ है जी। तो यह किसमें हुआ? आपको मिस्र की सभ्यता। किसमें हुआ? मिस्र की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन की सभ्यता के भवनों में धूप से सुखाई हुई मिट्टी का प्रयोग किया गया, मिस्र की सभ्यता में। अगर मिस्र की सभ्यता की बात करें तो यह कहां पे पनपी थी? आपका नील नदी पर। कौन सी नदी पर? नील नदी पर। इसका उद्गम कहां से होती है? नील नदी से। मेसोपोटामिया की बात करें तो यह हो जाएगा जाफरा हो जाएगा, और कौन हो जाएगा? फराद। जाफरा और फराद यह कहां पे पड़ता है? तो इराक और इरियास इरा, इरी, इराक और सीरिया
एवं तुर्की, यह कहाँ पे पड़ता है? इराक, सीरिया और कहाँ हो जाएगा? तुर्की। तो जाफरा नदी और जाफरा और फराद नदी, जाफरा और फराद नदी के बीच में कौन सी सभ्यता का उद्गम हुआ? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता का उद्गम कहाँ से होती है? जाफरा और फराद। कहाँ से होती है? जाफरा और फराद। अगर मेसोपोटामिया सभ्यता का ही भाग देखिए तो कौन है आपका जी? बेबीलोन की सभ्यता। कौन है? बेबीलोन की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया सभ्यता का ही एक दूसरा भाग, वहां पे उद्गम कौन हुआ था? बेबीलोन की सभ्यता। कौन था? बेबीलोन की सभ्यता। चीन की सभ्यता की बात करें तो हुआंग नदी, कौन सी नदी है? हुआंग नदी, जिसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? पीली नदी के नाम से जाना जाता है। तो क्या देखिए, चीनी सभ्यता का शुरुआत कहां से होती है? हुआंग नदी से, जो को क्या कहा जाता है? पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आता है 58। 58 क्या कहता है? सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थल पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदभांड से प्रमाणित होता है जी? तो लाल मृदभांड से, काले एवं लाल मृदभांड से, गोरु लेपित मृदभांड से, क्या मतलब क्या हो जाएगा? सभी। सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थल पर पाए जाने वाले निम्नलिखित किस प्रकार के मृदभांड का प्रमाणित होता है? तो लाल, काले, गोरहुर, यह सब हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या कह रहा है? भारतीय मंदिरों में भव गोपुरम को जोड़ने का श्रेय निम्नलिखित में से किस शासक को दिया जाता है जी? किसको दिया जाता है? कृष्णदेव राय। भारतीय मंदिरों को भव गोपुरम को जोड़ने का श्रेय निम्नलिखित में से किस शासक को दिया जाता है? कृष्णदेव राय को। अगर यहां पर बात करें देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय की अगर बात करेंगे, देवराय द्वितीय किनके समय में आया था? अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक। इसके समय, देवराय द्वितीय के समय में कौन आया था? अब्दुल रजाक कब आया था जी? 1442 में। यह कहाँ का था आपका? फारस का। कहाँ का था? फारस का। तो अब्दुल रजाक जो आए थे वह किनके दरबार में आए थे? देवराय द्वितीय के दरबार में। अब्दुल रजाक जो आए थे वह देवराय द्वितीय के दरबार में कब आए थे? 1442 में आए। कब आया था? 1442 में। हरिहर द्वितीय की बात करें, हरिहर द्वितीय यह संगम शासक का, संगम शासक का पहला राजा था जिन्होंने कौन सी उपाधि धारण किया था? महाराजा, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था जी। संगम राजाओं में प्रथम ऐसा राजा बुक का प्रथम हुआ, हरिहर द्वितीय हुआ। संगम शासकों में हरिहर द्वितीय पहला ऐसा शासक हुआ जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। क्या चीज की उपाधि धारण किया? महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। वहीं पर अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य में जी, विजयनगर साम्राज्य में कितना वंश था आपका? 4 गो था। एक तो संगम, पहला कौन था? संगम। दूसरा टुलुब, दूसरा कौन था? सिलुब। और तीसरा कौन था? टुलुब। कौन था? टुलुब। और कौन था? अराविडु। कौन सा था? अराविडु। संगम, सुलुब, तुलुब और कौन सा था? अराविडु। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया। इसमें 4 वंश थे, संगम, सुलुब, तुलुब और अराविडु। उसी संगम में से एक आपका शासक कौन था? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। हरिहर द्वितीय ने क्या चीज की उपाधि धारण किया? महाराजा धीराज की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर पे आएंगे। 60 क्या कहता है? सुल्तान गयासुद्दीन अजनन शाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फारसी शायर हाजीब उसका घनिष्ठ मित्र था जी। तो सुल्तान में, इसमें गयासुद्दीन तुगलक में कौन सही ने? तो उसके चीनियों के साथ कुटी संबंध था। नहीं जी, इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया था। मैत्रीपूर्ण मतलब दोस्ती था इनका जी। मैत्रीपूर्ण संबंध इन्होंने स्थापित किया था। तो कौन सही? गलत हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो यह कौन वंश का था? तुगलक वंश का हुआ। कौन वंश का था? तुगलक वंश। कब से तक कब चला? 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश चला था। 1320 से लेकर 1414। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश की स्थापना किन्होंने किया था? गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का, समतल भारत में नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक कब बैठा था? गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा था 1320 में। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुआ था? 1325 में। 1325 में कौन बैठा था? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुआ? 1351 में। और 1351 में गद्दी पर कौन बैठा? फिरोज शाह तुगलक। कौन बैठा था? फिरोज शाह तुगलक। कब बैठा था? 1351 में। सबसे ज्यादा दासों की संख्या किसके समय में था? फिरोज शाह तुगलक के समय में। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आएंगे आपका 61। 61 क्या कह रहा है? एक वित्तीय प्रपत्र को मूल प्रतिभूति कहा जाता है यदि वह किस देयता प्रदर्शित करती? एक वित्तीय पत्रता को मूल प्रतिभूति कहा जाता है यदि वह देयता प्रदर्शित करता है। किसको जी? आपको भारत सरकार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या कह रहा है? सर्विस सहकारी समिति का अभिप्राय किस समिति से हो जाएगा?
सर्विस सहकारी समिति का अभिप्राय किस समिति से रहेगा आपका? पहला ऑप्शन में एक, तो एकल उद्देश्य समिति, ऋण समिति कौन हो जाएगा? विपणन समिति। किससे आपका? विपणन समिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या दिखा रहा है? लाल अलाभ, लाभ और अलाभ स्थिति का उत्पादन वह उत्पादन होता है जिसमें उत्पादक क्या कहलाएगा जी? इसमें क्या होगा? कुल लागत की वसूली कर करता, कुल लागत की वसूली कर सकता है। तो लाभ और लाभ स्थिति का उत्पादन वह उत्पादन होता है जिसमें क्या होता है? कुल लागत की वसूली कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में क्या देता है? निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? इसमें कौन हो जाएगा? व्यय हो जाएगा। इसमें कौन हो जाएगा? व्यय कर। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? व्यय कर। यह आपका अप्रत्यक्ष, बाकी तो आपको, अगर व्यय कर अधिनियम की बात करें, व्यय कर अधिनियम कब आया था जी? अधिनियम, व्यय कर अधिनियम आया था 1987 में, और इसको समाप्त कब कर दिया गया? 2003 में इसको समाप्त कर दिया गया। व्यय कर समिति अधिनियम, व्यय कर अधिनियम कब आया था? 1987 में। समाप्त कब हुआ? 2003 में। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। 65 क्या कहता है? अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा। अवमूल्यन इसलिए किया जाता है, अपने आपका पैसा के वैल्यू को क्या कहता है? कम कर दिया जाता है, जिससे क्या होती है? निर्यात को बढ़ावा मिलता है। क्या चीज को बढ़ावा मिलता है? निर्यात को बढ़ावा मिलता है। तो ऑप्शन क्या मिलेगा? बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे जी आपका? चार्ल्स ग्रेट। कौन था? चार्ल्स ग्रेट। निम्नलिखित में से कौन पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे? तो चार्ल्स ग्रेट थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रिंस लघुत्तम स्वाजित कोशिका है जी? नहीं, प्रिंस आपका लघु स्वाजितम कोशिकाएं नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या दिया था? प्रिंस लघुत्तम स्वजेवी कोशिका। यह किसका बनी होता है जी? यह प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता? प्रोटीन का बना होता है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो सकरा की बनी होती है। या इसमें कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है। इसमें कोशिका भित्ति का क्या होता? पूर्णतः अभाव पाया जाता है। विषाणु एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। यह आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। विषाणु एकल तंतु आरएनए अणु से क्या होते? बने होते हैं। वहीं क्या कहता? रिकेटस में कोशिकाएं भित्ति क्या होती है? नहीं पाई। इसमें दिया है नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें क्या होता है? आपको पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दाब अदिश राशि, बिल्कुल सही है। दाब कैसी राशि? अदिश राशि। कार का विमानीय सूत्र यहाँ पे गलत दिया है जी। ये क्या? T-2 हो जाएगा। तो ml क्या हो जाएगा? टी, और टी पे पावर माइनस क्या होगा? -2। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक परंतु शून्य नहीं होगा। नहीं जी, यह तो गलत हो जाएगा। इसमें विस्थापन ऋणात्मक और धनात्मक क्या होता है? सभी होगा। विस्थापन में विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी नहीं हो सकता, और आपका शून्य भी, कुछ भी हो सकता है। समतल कोण का ऐसा मात्रा क्या होता है? स्टेरेडियन। यह भी गलत दिया हुआ। इसका क्या होता है? रेडियन। अगर समतल कोण की बात करें तो इसका आपको क्या होता है? रेडियन होती है। स्टेरेडियन किसका होता है जी? धन कण का क्या होता है? धन कण का क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। तो क्या देखिए, दाब, दाब एक ऐसी राशि, अदिश राशि। अब देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? तो पहला तो सही है, दाब अदिश राशि है। कार का विमानीय सूत्र क्या होता है? ml² टी पे पावर -2 होता है। यह भी सही है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, परंतु शून्य नहीं। यह तो बिल्कुल गलत है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। यह भी ऑप्शन चौथा भी गलत दिया था। तो इसमें सही कौन है आपका? 1 और 2 सही। ऑप्शन कौन बनेगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 69। 69 क्या कहता है? घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है? क्या होगा? ऋणात्मक। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होती है जी। अगर बात करेंगे घर्षण बल, घर्षण बल का मान किस पे निर्भर नहीं करता? यह सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यह सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है जी। घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल पर आपका निर्भर नहीं करता है। यह आपको किस पे निर्भर करता है? तो सतह, यह सतह के प्राकृतिक पर, सतह के प्राकृतिक पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? सतह के प्राकृतिक पर। तो घर्षण बल सतह पर निर्भर नहीं करती, सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। किस पे निर्भर करती है? सतह के प्राकृतिक पर निर्भर करती है।
अगर बात करें घर्षण के कारण अगर आपसे पूछा जाए घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होता है या नहीं होता है, तो ऊर्जा का क्षय नहीं होता है जी। घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता, घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर। 70 नंबर क्या कर रहा है आपको, भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जियो स्टेशनरी वेव के आपके बारे में, सैटेलाइट के बारे में दिया। भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसमें सही, या तो आपको सही है, या पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा के साथ करती है, या सही है। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल की क्या होती है, बराबर होती है, यह भी सही है। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर नहीं होता, कितना होता है जी, 3.1 होता है। कितना होता है, 3.1। तो इसमें ऑप्शन कौन बन गया, सी नंबर। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करने में क्या होती है, सफल होती है। तो यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अगर यहाँ 8 किलोमीटर की बात करें तो 8 किलोमीटर किसकी चाल होती है, पृथ्वी के निकट, पृथ्वी के अति निकट जो चक्कर लगा जाता उसका रफ्तार कितना रहता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी के निकट जो आपको आसपास में जितना भी उपग्रह पाया जाती है उसका रफ्तार कितना होता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में क्या दिया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक विद्युत धारा दूसरे विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसका खोज आपका अर्स्टेड बोल्ट ने किया था, नहीं जी, या किन्होंने किया था, आंद्रे आंद्रे मेरी एम्पियर, किन्होंने किया था, मेरी एम्पियर ने किया था। आंद्रे मेरी एम्पियर ने खोज किया था। उसके बाद जब समांतर चालक में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच क्या होती है, आकर्षक बल होती है, यह सही है। जब समांतर चालक में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। जब समांतर चालक में एक दूसरे की विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच आपको प्रतिकर्षण बल लगता है, यह भी आपको क्या है, सही है। 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में क्या दिया, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी जी। तो क्या बराबर यहाँ पे हो जाएगा, एम बराबर 1+dy क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dy/f हो जाएगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m क्या हो जाएगा, 1+d/f हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्या दे रहा है, एक तीक्ष्णता वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बाहरी पहिया उल्टेगा जी, नहीं, इसमें अंतर में आपको नहीं होगा, यह उल्टेगा अंदर की ओर। उसके बाद अंदर की तरफ फिसलेगा, यह सही है। अंदर की पहिया पर उल्टेगा, यह भी है। तो बाहर की तरफ फिसलेगा, नहीं। इसमें कौन सत्य नहीं है, पहला और चौथा सत्य नहीं है। कौन सा सही नहीं है आपको, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपको ये 2 हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। इसमें पहिया बाहर की ओर उल्टेगा और अंदर की तरफ क्या होगा, फिसलेगा। तो इसमें कौन हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को क्या करती है, परावर्तित करती है। तो वह क्या हो, परावर्तन होता है। किसी को अवशोषित करने का काम करता है, अपने कलर को अवशोषित करता है, बाकी सभी कलर को क्या करता है, परावर्तित करता है, तो उसी को क्या कहेंगे, परावर्तन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 75। 75 में क्या दिया है आपका, वर्णधाता एवं हीमोफीलिया किस प्रकार के वानवांशिक रोग है। या क्या हो जाएगा आपको, एक्स लिंगी संलग्न होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका अगर वांशुगनत या क्या कह रहा है, वर्णधाता जी, वर्णधाता आपका इसका वाहक कौन होती है, महिला होती है। कौन होती है, महिला। इसलिए कौन सा गुणसूत्र आ जाएगा इसमें, एक्स आ जाएगा। कौन आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, सी। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर बात करें, 76 का था, उबलते जल की तुलना में उसी ताप की भाप प्राय अधिक गंभीर जला देती है, इसका कारण क्या है। तो गुप्त उष्मा में क्या होती है आपको, जलन ज्यादा होती है जी। तो उबलने जल की तुलना में उसमें ताप की भाप प्राय अधिक गंभीर जलन देती है, इसका कारण क्या है, वाष्पन की गुप्त उष्मा अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 77। 77 में क्या दिया है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर क्यों उबलने लगता है। क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने की बिंदु क्या आती है, नीचे आ जाती है। मतलब यहाँ पे क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऊंचाई की जगह पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान क्यों उबलने लगता है, क्योंकि वायुमंडल दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने की बिंदु क्या आ जाती है, नीचे। मतलब क्वथनांक क्या होता है, नीचे हो जाता है, तो वहाँ खाना पे क्या होगा, जल्दी पकेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है आपका।
अभिविन्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिविन्यास। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या होगा? अभिविन्यास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। सही कथन पर विचार करें। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। या तो सही है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से बढ़कर कहां पहुंच जाएगा? 8। एक से बढ़कर कहां पहुंच जाती? 8। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है? नहीं जी, यह क्या होगा? आपको घटेगा। आयनन मान क्या होगा? यहाँ पर घटेगा। तो केवल और केवल कौन सही है? एक सही है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्या करा? ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह शोषण करता है। तो अवयवी रूप से अल्कोहल का उत्पादन करता है। क्या करता? अवयवी रूप से अल्कोहल का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 81। 81 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का सही क्रम क्या होगा जी? इसमें हो जाएगा युग्म जनन, परागन, निषेचन, फल बीजांड और क्या होगा? अंकुरन। अगर युग्म जनन की बात करें तो इसका काम होता है आपको परागन, 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 परागन एवं भ्रूणपोष। भ्रूणपोष, भ्रूणपोष को क्या करता है? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष की क्या है? यह विकास प्रक्रिया। क्या आपको? विकास प्रक्रिया। तो परागन और भ्रूणपोष की या क्या विकास प्रक्रिया कौन है? युग्मजनन। परागन की बात करें तो इसका काम क्या होता है आपको? परागकणों, परागकणों को परागकोश में, परागकोशों में पहुंचाने का काम कौन करता है? आपको परागन करता है। तो परागकणों को परागकोश में पहुंचाने का काम कौन करता है? परागन। निषेचन की बात करें तो नर एवं मादा के यहाँ से संलयन से क्या बनता है? जायगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होती है? जायगोट का। निषेचन से जायगोट का निर्माण होती है। फल और बीज की बात करें तो अंडाशय, 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 अंडाशय प्लस बीजांड, अंडाशय और बीजांड, अंडाशय और बीजांड से क्या बनता है? आपका फल और बीज बनता है। अंडाशय और बीजांड से क्या बनता है? फल और बीज बनता है। अंकुरन की बात करें तो नए जो पादप बनता है, नए पादप का निर्माण किससे होता है? अंकुरन से। तो क्या देखिए, युग्मजनन क्या हुआ? परागन एवं भ्रूणपोष के विकास में सहायक कौन होता है? युग्मजनन होता है। परागन की बात करें तो परागन क्या हुआ? परागकणों को परागकोश में पहुंचाने का काम परागन कहलाया। निषेचन के मतलब नर और मादा के मिलने से क्या चीज का निर्माण हुआ? जायगोट का हुआ। फल एवं बीज की बात करें तो अंडाशय और बीजांड, आपका बीजांड से क्या बना? फल और बीज बना। और अंकुरन से क्या हुआ? नए पादप की निर्माण होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या करा? टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा संभव है? तो यह पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। किससे होता है? पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 83। 83 में क्या है? निम्नलिखित में से हृदय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है जी? ANF। क्या हो जाएगा? ANF। निम्नलिखित में से हृदय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन है? ANF है। इसके अलावा अगर देखें 84 नंबर क्वेश्चन, 84 में क्या है? आणविक जातिवृत्त का महत्व क्या है? तो इसमें दूरस्थ संबंधी जीव को DNA के मध्य से विभिन्नताओं को ज्ञात करना, जाति उद्भव को समझने में, वर्गीकरण में। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा जी। ऑप्शन A B C सभी हो जाएगा। को आणविक आणविक जातिवृत्त का महत्व होता है दूरस्थ संबंधी जीवों को DNA के मध्य आपको विभिन्नताओं को ज्ञात करने से, जाति उद्भव को समझने में, वर्गीकरण में। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता? प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में कोशिकांग में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो अंतःप्रदलित जालिका और किसका होता है? राइबोसोम। प्रदर अंतःप्रद्रव्य जालिका और किनका होता है? राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित कोशिकांग में से किनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका और किनका होता है? राइबोसोम का होता है। किसका होता है? राइबोसोम का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की ही बात करें तो यह क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। यातायात का प्रबंधन किसको कहा जाता है जी? लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी, गोल्जी काय को कहा था। किसको कहा था? गोल्जी काय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या आता है आपका? विशेषाधिकार का अंग्रेजी परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रिविलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिविलेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या है? तो इसका हिंदी क्या देगा जी आपको? अनुलंघन होगा। क्या होगा? 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, 88 में क्या आपको? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त है जी? तो कौन हो जाएगा? अथा। कौन हो जाएगा? अथा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग आता है? तो अथा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 पे, 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है?
द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हुआ कौन सी समास होती है? द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पे आएंगे। 90 क्या कहता? प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? कौन है? यन संधि। कौन सी संधि? यन संधि। प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? यन संधि है। उसके अलावा देखे 91, 91 क्या कह रहा है? एक घन का आयतन कितना है जिसका विकर्ण दिया है? तो घन का विकर्ण जानते हैं, घन का अगर विकर्ण दिया हुआ है यहाँ पे, घन का विकर्ण की बात करें तो क्या होता है? √3a होता है। क्या होता है? √3। और घन का विकर्ण आपको कितना दिया है? 4√3। और यहाँ पर क्या है? √3a है। तो √3 कट जाएगा। a का मान कितना आ गया जी? 4 आ गया। a का मान कितना आ गया? 4। आपसे क्या पूछा? घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? a का क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है? a का क्यूब होता है। तो 4 का क्यूब करेंगे क्या आएगा? 64। 4 का क्यूब करेंगे क्या आएगा? 64 होगा। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। 92 नंबर क्या कर रहा है? यदि y x का कितना? y x का 100% है। कितना दिया? 100 है। तो एक्स वाई बराबर कितना हो गया जी? 10,000 बन गया। कितना बन गया? 10,000। वहीं फिर दूसरा दूसरा क्या दिया है? जेड वाई, वाई परसेंटेज का कितना दिया है? 200 दिया है। तो जेड वाई बराबर कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20,000। अब दोनों का संबंध पूछ रहा है कि एक्स और जेड का, एस और जेड का बीच में संबंध क्या होगा? तो एक्स और एक्स वाई बटा क्या करेंगे? जेड वाई। यहाँ पे वाई वाई कट गया। यहाँ पे कितना आया? 10,000। 10,000 बटे क्या हुआ? 20,000। चारों जीरो दोनों का कट गया तो क्या बना? x 2x बराबर क्या होगा? जेड। तो जेड का मान क्या आ गया? 2x। जेड के बराबर क्या हो गया? 2x। तो ऑप्शन कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 93। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसके क्रय मूल्य को और विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपया क्या आता है? कम कर दिया जाए तो प्राप्त लाभ 4% अधिक हो जाएगी। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक वस्तु में क्या है? 20% के लाभ हो रही है। तो क्या हो जाएगा? 120 बटे क्या हो जाएगा? 100। इसको कटाएंगे कितना आ जाएगा? 6/5 हो जाएगा। ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है? तो अब सीपी हम लोग देख लेते हैं। सीपी की अगर बात करें, सीपी कितना हो जाएगा? एक्स मान लेते हैं। सीपी हम लोग पी आ गया। अब क्या कर रहा है? दोनों संख्या में कितना की कमी कर रहा है जी? 100 का कमी रहा है। एक्स में भी कितना का कमी कर रहा है? 100। और इधर भी कितना कर रहा है? 6x ना, हाँ सॉरी, हाँ 6x 5। और इसमें कितना कमी है? 100 का कमी है। बराबर हो जाएगा दोनों। अब क्या कर रहा है? दो प्राप्त 4% लाभ होगा। किस पे लाभ हो जाए? इसमें क्या कर रहा है? 4% का लाभ होगा। तो पहले कितना का था? 20% का था। अब कितना हो रहा है? 4%। तो कितना बन जाएगा? 124 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके बताएंगे कितना बन रहा है आपका? कितना आया है? एक्स का मान कितना आ रहा है? 600। सॉल्व कर लेंगे आप लोग। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। 94 में क्या है कि एक स्टीम धारा के दिशा में चलकर दो बंदरगाह के बीच में 4 घंटे में तय करती है। किधर जा रही है? धारा की दिशा में जा रहा है। तो टोटल डिस्टेंस नहीं दिया, डिस्टेंस डी ले लेते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है? धारा की दिशा में जा रहा है। तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा? आपका धारा की चाल कितना दिया है? यहाँ पर धारा की चाल 2 किलोमीटर दिया। तो x+2 बराबर कितना समय लग रहा है? 4 घंटा लग रहा है। वहीं दूसरा क्या दिया है इसका? कि विपरीत दिशा में जाता है। डिस्टेंस यहाँ भी नहीं है, विपरीत दिशा में जाएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा? 2 बराबर कितना समय ले रहा है? 5 घंटा ले रहा है। अब क्या करते हैं कि दूसरी संख्या में, दूसरी में से पहली को भाग दे देंगे तो हमारा आपको यहाँ पे क्या आएगा? स्ट्रीम की चाल आ जाएगा। तो d बटा x-2 बटा क्या हो जाएगा? d बटा x पे +2 बराबर कितना हो जाएगा इधर जी? 4। आपको 5 बटा क्या बनेगा? 4 बनेगा। इसको सॉल्व करके बताएंगे कितना आ रहा है। तो x का मान 18 आ जाएगा। x का मान कितना आएगा? 18। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए नंबर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। 95 में क्या करा? किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के बजाय एक विद्यार्थी उसको कितना से गुना कर दिया? 7.2 से गुना कर दिया। यदि उसका उत्तर कितना अधिक आ गया? आपको 2592 अधिक आ गया। यहां पर देखेंगे कितना का अधिक है? 7.2 में से अगर 0.72 को घटा देंगे तो यही दोनों का तो अंतर यह दिया है। कितना दिया है? 2592 दिया है। दोनों को घटाएंगे कितना हो जाएगा आपको? 6.48। कितना हो जाएगा? 6.48 आ जाएगा। इधर कितना होगा आपको? 2592। क्या पूछना? आरंभिक संख्या 100% निकाल लीजिए। हाँ, एक का मान, चलिए एक का मान निकालिए। एक का मान कितना हो जाएगा? 2592 बटा क्या हो जाएगा? 6.48। इसको उठाएंगे तो आपको ऊपर 2 जीरो हो जाएंगे।
घटाएंगे तो इसको कितना बार में कटेगा, 400। 8 चौक 32 हो गया, 2 पीछे में है तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में। कितना हो जाएगा आपको, 400। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर दोनों में अंतर दिया हुआ था, टोटल वैल्यू में भी उसका अंतर करके ही लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। 96 क्या कहता है, 200 लीटर के मिश्रण में 15% पानी है तथा शेष क्या आपका दूध है। 200 में आपको पानी कितना दिया है जी, 15% है ना, तो पानी कितना हो जाएगा आपको, इसको अगर कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 लीटर। 30 लीटर आपको क्या हो गया, वाटर हो गया। इसके बाद बाकी बचा हुआ 200 में से 30 आपको पानी है तो 170 वहां पे क्या होगा आपको, 170 लीटर क्या होगा आपको, मिल्क होगा। 170 लीटर क्या होगा आपको, मिल्क होगा। अब क्या कर रहा है कि कितनी दूध की कितनी और मात्रा डाल दीजिए, क्या मिलाना चाह रहा है, दूध मिलाना चाह रहा है। तो 170 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स बटे क्या हो जाएगा, 200 प्लस एक्स बराबर कितना बढ़कर हो रहा है, 87, 87.5, 10.5, 100। इसको सॉल्व करके बताएंगे कितना आ रहा है एक्स का मान। एक्स का मान अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 40 आएगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 40। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी नंबर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 97। 97 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में से प्रश्न चिन्हों को प्रदेश आपको प्रतिस्थापित करेगा जी। तो 13 से कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। कितना का वृद्धि किया, एक का। इसके बाद क्या कर रहा है आपको, 14 से कितना बढ़ा है आपको, 23 हुआ है ना। तो यहाँ पर इसको स्क्वायर कर दें, एक स्क्वायर। इसके बाद आपको 3 के स्क्वायर यहाँ पर जोड़े तो 3 3 9 और 9 4 कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 5 है 25, 23 में 25 जोड़ेंगे कितना होगा, 48। इसी तरह यह कितना कैसे, यह 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद या 9 का स्क्वायर इधर जोड़ेंगे तो आपको 11 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपको, 299। कितना आएगा आपको, 299 आएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98। 98 में अंग्रेजी शब्द वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपको सबसे अंत में आता है। यहाँ पर इसको देखेंगे, सबसे पहले हम लोग एक एक वर्ड उठाएंगे तो या तो सभी का कट गया, उसके बाद एन भी कट जाएगा, टी भी कट जाएगा। इसके बाद ई आता है, ई पहले आया और आर 18 होता है तो पहला कौन हो गया, ए नंबर हो गया। उसके बाद कहाँ तक आ गया था, ई वाला कट गया। इसके बाद कौन आया, ए दोनों में है। इसके बाद आई है, ये तो पीछे हो जाएगा, अभी दोनों में तुलना करना है। एन 14 भी 22 है तो दूसरा नंबर पे ई आ गया। तीसरा नंबर पे देखेंगे या तो कट गया आपको। इसके बाद कौन आ जाएगा, चौथा बन जाएगा। इसमें कौन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। 99 में क्या दिया हुआ आपको, रीजनिंग दिया हुआ है, लुप्त संख्या ज्ञात करने को है जी। 3 13 और क्या है आपका 4 है। तो क्या इसमें लॉजिक है, अगर 3 का स्क्वायर अगर यहाँ पे कर दें, 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 9 और 9 9 प्लस ई वाला को जोड़ देंगे इधर कितना हो जाएगा, 13 बन जाएगा। उसी तरह 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 36। आप प्लस 31 जोड़ देंगे वो वाला को कितना हो जाएगा, 67। 5 का स्क्वायर अगर करेंगे 5 है 25 और उसको जोड़ देंगे 20 को कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि आपका मान दिया हुआ है यहाँ पे रूट में जी, तो एक्स का मान निकालना है तो सबसे पहले इसके रूट में क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 2500 आएगा। इधर कितना जाएगा, 2500। 2500 में कितना घटेगा, 99। इधर क्या हुआ, 49 बटा क्या हो गया, रूट एक्स हो गया। इसको घटा लेंगे तो कितना बन जाएगा, 2401 बटा कितना हो जाएगा, 2500। इधर रूट हटेगा तो उधर क्या चला जाएगा जी, स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 49 का स्क्वायर कितना होता है, 2401 ही होता है। 49 का स्क्वायर कितना होता है, 2401। इस पे स्क्वायर चढ़ा तो क्या बन गया, एक्स बन गया। तो एक्स का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2500 इंटू 2401 बटा क्या हो जाएगा, 2401 हो जाएगा। यह दोनों आपस में कट जाएगा तो बनेगा क्या आपको, 2500। क्या बचेगा, 2500। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए नंबर। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यह था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अब हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट नंबर में मिलते हैं। थोड़ा सा कम डिस्कशन हो पाया समय के अभाव के अनुसार। अब हम लोग विशेष रूप से मिलने का काम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पे। तब तक के लिए जय हिंद।